जय श्री राम। आप सबका स्वागत है डॉक्टर अंकित शाह चैनल पे। सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? अनंत जैन जी, आवाज़ क्लियर है? मयंक जी, राम राम जी। जी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है आज का टॉपिक। अम, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है स्पेसिफिक वेस्ट एशिया रीजन में, जहाँ पे हमें पता है कि अगर आपने लास्ट 3 लाइव टॉक्स सुने हो, जब भी सीरिया के ऊपर क्वेश्चन आया, तो मैंने साफ शब्दों में बताया था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और अमेरिका ये चाहता है कि रीजन इज़राइल के हवाले किया जाए और वो वहाँ से निकल ले। स्पेसिफिक क्योंकि इतने सालों से सीरिया के ऑयल की चोरी हो रही थी। आपको पता है अमेरिका सम्मिलित था इस चोरी में और वो जो उस रीजन में जो पूरा क्लैश चल रहा है, जिसमें एक्सिस ऑफ इविल नाम दिया नेतन्याहू जी ने। किसको नाम दिया? इराक, सीरिया, लेबनान और ईरान। इनको एक्सिस ऑफ इविल बताया गया और वो पूरा चार्ट मैप नेतन्याहू जी ने बहुत साफ यूएन में दिखाया था कि ये एक्सिस ऑफ इविल है। और तो हमें ये समझना है कि जो पूरा ग्रेटर इज़राइल का जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जो मैंने प्रेडिक्शन दे रखा था कि ग्रेटर इज़राइल बनाने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे इस रीजन में क्योंकि हम नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर जा रहे हैं, तो बहुत सारा जो ग्लोबल पोलिसिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रीजनल पावर्स के हाथ में जाने वाला है। अब वेस्ट एशिया रीजन जो है, वो किसके हाथ में जाएगा आप समझ सकते हैं कि इज़राइल और इस तरफ से जो है अपोज़िट डायरेक्शन में अगर आप देखो तो वो भारत है। तो ये दोनों जो मिलके हैं लीडरशिप देंगे वेस्ट एशिया रीजन की। तो आप एक बात समझ लो कि जो भी चल रहा है आगे, उसमें फुल ऑन डी-रेडिकलाइज़ेशन प्रोसेस में आगे बढ़ने वाला है। और ये एक चीज़ ऐसी है जिसमें प्रेज़िडेंट ट्रम्प की टीम पूरा आपके साथ अलाइन हो जाएँगी, जहाँ तक प्रश्न सिर्फ़ डी-रेडिकलाइज़ेशन पे आता है। तो ये जो पूरा ग्रेटर इज़राइल लॉन्ग टर्म गोल लेके चल रहे हैं, इसके अंदर बहुत साफ था कि रशिया को जो है और इसके लिए मैंने ये टाइटल भी दिया कि यूक्रेन और सीरिया ये दोनों एक्सचेंज हो गए, कि जो सीरिया जो है, उसमें अब रशिया कुछ नहीं करेगा ज़्यादा, ठीक है? एक तरह से विथड्रॉल कर लेगा टैक्टिकल और यूक्रेन जो है, उसका एक बड़ा पोर्शन जो स्टार्टिंग से हमें पता ही था कि बड़ा एक ज्योग्राफी यूक्रेन का सीधा रशिया को जाना है और बाकी का आधा जो यूएस बेस्ड कंपनीज़ को जाना है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट्स हुई है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो फ्रांस में मिले हैं ज़ेलेंस्की और मैक्रों के साथ और उसी वक़्त ये हो रहा है कि बशर अल-असद को वहाँ से भागना पड़ा। रशिया का ऑफ़िशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि वो वहाँ से निकल चुके हैं सीरिया से। तो और कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि प्लेन क्रैश और ये सब। तो ये प्रेडिक्शंस मैंने उसी दिन दे दिया था जिस दिन अ, इब्राहिम राइसी का प्लेन जो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ ईरान में। दिस इज़ 19th में मैं फिर अभी बताता हूँ मेरे एक्स हैंडल पे। उसी दिन मैंने लिख दिया था कि अब वेस्ट एशिया के एक लीडर को अपनी सिक्योरिटी का बड़ा इश्यू होने वाला है। तो ये वही थे बशर अल-असद, ठीक है? तो आज उनको जो है वो भागना पड़ा। अब सीरिया में जो रिबेल्स हैं, जो असद गवर्नमेंट के विरुद्ध हैं, उनको इज़राइल के खेमे से अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा और जो भी एक वहाँ से एक रॉ प्रकार की पपेट बोलो या उस प्रकार की एक रिजीम बैठेगी सीरिया के अंदर। और इसी लिस्ट में फिर आगे ईरान का भी नंबर है ही, वो प्रेडिक्शन भी मैंने साफ दिया हुआ है। तो आपको पता है कि एक्सिस ऑफ इविल जिसमें इराक, लेबनान, सीरिया और ईरान। तो लास्ट में ईरान की भी बारी है रेजिम चेंज की या जो भी डीन्यूक्लियराइज़ेशन का जो इज़राइल का ऑब्जेक्टिव है। तो हमें ये समझना है कि रशिया ने जाने दिया सीरिया और ईरान और बदले में यूक्रेन का जो मिलना ही था वैसे भी। तो एक्चुअली थोड़ा लॉस में रशिया ही रहा ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि यूक्रेन का तो एक बड़ा ज्योग्राफी का चंक मिलने ही वाला था उनको।
तो ये एक्सचेंज अब हो चुका है ऑफिशियली, आप मान सकते हो इसको। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आते ही मैंने लिख दिया था उसी दिन कि यूक्रेन तो गया। तो हमें ये समझना है कि ये पूरा वेस्ट एशिया रीजन ना सिर्फ इज़राइल और भारत की लीडरशिप में ग्रूम होगा आगे आते हुए 10, 20, 30 साल। अम, अच्छा खासा डी-रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस पूरे रीजन में चलेगा और वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर भी चलेगा। जो हमारा गोल है ही, जो जिसको हम बोलते हैं कि भाई डी-डॉलराइजेशन के साथ पैरेलल डी-रेडिकलाइजेशन। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सुबह से बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए एक्स हैंडल पे, पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि जयशंकर जी ने दोहा में स्टेटमेंट दिया है कि हम तो डी-डॉलराइजेशन कर ही नहीं रहे या कभी सपोर्ट किए ही नहीं है और हम चाहते नहीं है कि डॉलर डीवैल्यू हो जाए। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि एक तो डिप्लोमैट है, दूसरा ये भी समझना है कि हम ऑलरेडी डी-डॉलराइज़ हो चुके हैं। हम भारत को कुछ नया नहीं करने का है, हम तो दूसरों को बोल रहे हैं। हम ऑलरेडी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का रिज़र्व्स हैं, जो सेव किया हुआ है, वो मल्टी करेंसी बास्केट में है। वो पूरा डॉलर्स में नहीं है। हम ऑलरेडी डी-डॉलराइज़ हो चुके हैं और एक चंक जो है पूरा गोल्ड में एक प्रोपोर्शन गोल्ड में भी है। तो हमें ये समझना है कि हम तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियरली दे सकते हैं और इनफैक्ट मेरा तो उसी दिन स्पुतनिक पे आर्टिकल आ गया था जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 100% टैरिफ की धमकी दी। उसी दिन लिख दिया है कि उसमें कि भारत जो है, जो लोग डॉलर के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, उनके साथ हम डॉलर में और जिनको डॉलर में नहीं ट्रेड करना है, उनके साथ हम लोकल करेंसीज़ में कर रहे हैं। राइट? हम वो ट्रेड जाने थोड़ी देंगे उन कंट्रीज़ के साथ। हमारा पॉलिसी तो बहुत क्लियर है, हम डी-डॉलराइज़ शब्द क्यों इस्तेमाल करेंगे? हम तो लोकल करेंसीज़ को प्रमोट करेंगे जहाँ-जहाँ हो सकता है और पेमेंट मैकेनिज़्म को आगे लिंक करते हुए जाएँगे, ठीक है? तो जयशंकर जी का जो स्टेटमेंट है ऑफ़िशियली बिल्कुल सही है कि हमको कोई डी-डॉलराइज़ेशन का गोल हमारा है ही नहीं, हम तो लोकल करेंसी और पेमेंट मैकेनिज़्म को बढ़ावा देंगे और जो-जो कंट्रीज़ डॉलर को पेमेंट लेने के लिए तैयार है, उनके साथ हमें क्यों प्रॉब्लम होनी भी चाहिए, तो हम तो पेमेंट करेंगे। ठीक है? तो ये क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज़ आई मुझे तुरंत और वैसे भी डिप्लोमैट तो उन्होंने तो ये ऐसे वर्ड्स ऐसे ही बोलने रहते हैं, वो कोई ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि हम डी-डॉलराइज़ कर रहे हैं, वो क्यों बोले? वो अकेले क्यों बोले जब इतने सारे लोग कर रहे हैं, राइट? ब्रिक्स प्लस के इतने सारे देश कर रहे हैं, लोकल करेंसी में ट्रेड, तो फिर जयशंकर जी अपने ऊपर क्यों लें? ये भी तो है। तो हमें ये समझना है कि ये क्लियर हो चुका कि यूएस खुद डी-डॉलराइज़ कर रहा है क्रिप्टोज़ और बिटकॉइन्स में। तो जयशंकर जी ने बहुत साफ कर दिया है स्टैंड कि हम डिवैल्यूड डॉलर देखना या एम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। अगर कोई कर रहा है तो आप देख लो कौन कर रहा है। तो जितना-जितना क्रिप्टो में आगे बढ़ रहा है वेस्टर्न सिटीज़न्स, साफ हो रहा है कि भई अ, वहीं बढ़ रहे हैं आगे डी-डॉलराइज़ेशन के साथ। तो ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है समझनी कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स डॉलर्स में नहीं है, उसका टोटल अमाउंट डॉलर्स में लिखा जाता है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम ऑलरेडी डी-डॉलराइज़ हो चुके हैं, मल्टी करेंसी बास्केट में है और हम दूसरों को भी कह रहे हैं कि आप भी मल्टी करेंसी बास्केट बनाओ, ठीक है? यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये समझना है कि ऐसा क्यों है। दूसरा इंटरेस्टिंग यहाँ पे डेवलपमेंट ये है कि जितने भी अ नाटो के उनके एलाइज़ पार्टनर्स हैं, जैसे फ्रांस ने ये मीटिंग करवाई, ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच, फ्रांस के अंदर, राइट? अभी तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांज़िशन पीरियड में है। लेकिन ये जो मीटिंग हुई, वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि फ्रांस नहीं चाहता कि रशिया के साथ रिलेशंस खराब होके, वो जो चीप एनर्जी रशिया से मिल रही थी, जो इन्होंने इस स्क्रिप्ट के चलते रुकवा दी। तो पूरे वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमीज़ जो डी-इंडस्ट्रियलाइज़ हो चुकी, उसमें और ज़्यादा नुकसान ना होए, ठीक है? तो फ्रांस का तो इंटरेस्ट बनता है कि ज जितना जल्दी होए ये कॉन्फ्लिक्ट क्लोज़ हो जाए। तो आई थिंक कुछ वीक्स लगेंगे, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आते ही यूक्रेन वाला तो क्लोज़ होगा, ठीक है? इट विल टेक सम टाइम, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट एन ईज़ी प्रोसेस क्योंकि पूरी बाउंड्री डिमार्केट करना, नई बाउंड्री डिमार्केट करने की है, ओके?
सो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली हो जाएगा, लेकिन डिसीजन ऊपर के लेवल पे, लीडर्स लेवल पे हो चुका। आप मान के चलो, रशिया अब सीरिया में कोई चैलेंज नहीं देगा। मतलब थोड़ा बहुत सप्लाईज दे दिया या इंटेल दे दिया, वो ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक। दूसरा, अब ईरान को भी मैसेज गया होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ओथ लेते ही फिर इनडायरेक्टली धमकी देना शुरू करेंगे ईरान को, कि भाई कर रहे हो या फिर फुल ऑन अटैक झेलना है, क्या करना है। सो ईरान के पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं बचेगा थोड़े टाइम बाद। सो दिस इज द प्रोसेस। ग्रेटर इजराइल का ऑब्जेक्टिव है, और मैंने पहले भी समझाया था दर्शकों को, वापस मैं समझा दूं। अम, लोगों की इजराइल के बारे में अलग अलग राय हो सकती है। कुछ अ, पिछली हिस्ट्री, कुछ कुछ एलिमेंट्स की नेगेटिविटी वाली भी हो सकती है, लेकिन मैं इतना आप समझ लो कि पूरी दुनिया के लिए अभी प्रायोरिटी डी रेडिकलाइजेशन है, और कोई दूसरी प्रायोरिटी नहीं है। तो सऊदी अरेबिया के एमबीएस भी आज इजिप्ट में चर्च में जाके आए हैं, वो न्यूज़ भी आपने देखा होगा कि चर्च के फादर को मिल के आए हैं क्रिश्चियनिटी। तो वो भी आज लिबरल होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं, जो भी है, ठीक। तो जैसे ही मैंने ये, आई थिंक सुबह ये मैंने टाइटल दिया कि यू लूज सीरिया वी लूज यूक्रेन, आई थिंक 2 घंटे के बाद पेपे एस्कोबार का भी आ गया। 2 घंटे बाद मैंने ट्वीट किया, उसके 2 ही घंटे में पेपे एस्कोबार के ट्विटर हैंडल पे भी आ गया कि कोई डीप स्टेट के सोर्स ने बताया है मुझे कि एक्सचेंज डील हो चुकी है। तो आई डोंट नो उनको कहाँ से क्या मिला, बट ये तो मेरा क्लियर एनालिसिस है कि एक्सचेंज हो चुका है। रशिया, मैंने पहले भी आई थिंक जब ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स फेक न्यूज़ चला रहे थे कि ईरान वॉर में घुस गया, ये रशिया ईरान के वॉर में आएगा, पार्टिसिपेट करेगा। तब भी मैंने ये फेक न्यूज़ बस्ट किया था कि बिल्कुल रशिया नहीं आने वाला है, बिल्कुल बचाने नहीं आएगा। कोई पार्टनरशिप है ही नहीं, तो बचाने आएगा कहाँ से? ये तो तुम लोग 20 साल से फेक न्यूज़ चला रहे हो ना कि रशिया, चाइना और ईरान का पार्टनरशिप है। कोई पार्टनरशिप नहीं है, वो फेक न्यूज़ चल रहा है, 20 साल से चल रहा है। ओके? तो कोई चाइना बचाने नहीं आने वाला ईरान को, कोई रशिया नहीं आने वाला, भूल ही जाना। बेवकूफ बना रहे हैं सबको, ठीक है? कभी भी जो 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 नेशंस अपने आप की गवर्नमेंट के अंदर इतने विरोधाभास है कि वो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, वो पुतिन और शी जिनपिंग को कहाँ ट्रस्ट के साथ क्या कनेक्शन भाई? उनकी खुद के एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको एक दूसरे को कोई ट्रस्ट नहीं करता। अच्छा, बीच में ये चाइना ने कुछ $400 बिलियन का ईरान के साथ, भाई ₹1 नहीं आया है ईरान में। सारा फेक न्यूज़ है, पूरा का पूरा फेक है। ठीक है? रशिया या चाइना कुछ इंटेल दे सकता है, कुछ सप्लाइज़ दे सकता है। बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो ईरान के साथ, किसी वॉर में। भूल ही जाना। ऐसी गलतफ़हमी अगर ईरानियंस को भी है तो वो भी दिमाग में से निकाल ले, कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है? अगर यूक्रेन नहीं भी मिलने वाला होता, तब भी रशिया ईरान के साइड पार्टिसिपेट नहीं करता, उस रीजन में, इज़राइल वाले रीजन में। तो ये सारे बस फेक न्यूज़ चलाते रहते हैं, हेडलाइन्स ने छाप दिया, एक्सपर्ट्स ने वीडियो बना लिए। बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। इट्स ऑल फेक न्यूज़। दूसरा हमें ये समझना है इसके अंदर कि भारत के लिए इसमें क्या है? क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा, सब मुझे पूछेंगे भाई, इसमें भारत का क्या है? तो एक तो हमें डी-रेडिकलाइज़ेशन का हमारा गोल है। दूसरा हमें ये समझना है कि जब तक जेरूसलम बीच में खड़ा है, तब तक जम्मू सेफ है। जिस दिन जेरूसलम गिर गया बीच में से, तो पूरा वेस्ट एशिया का रेडिकलाइज़ेशन आके कूदेगा जम्मू के ऊपर। तो मैं कोई इतनी बड़ी फिलोसॉफिकल बातें नहीं करूँगा कि ग्रेटर इज़राइल इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अखंड भारत। मैं ये इतना लंबा प्रेडिक्शन नहीं देना चाहता, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर जेरूसलम गिरेगा तो जम्मू को बहुत सिक्योरिटी रिस्क है, ठीक है? और पूरी दुनिया में 2 ही चीज़ हैं, एक जेरूसलम है और एक जम्मू है। जम्मू बेल्ट पे आपको 2 धर्म मिले इंडस के ऊपर, और 2 धर्म आपको गंगा के ऊपर मिले, और जेरूसलम बेल्ट में आपको 2 रिलिजन मिले,
जो सऊदी अरेबिया में जो खिचड़ी पका डेज़र्ट प्रैक्टिसेस वाला, वो मैंने एक्सप्लेन किया ही है मेरे पिछले वाले वीडियो में। तो वो तो कोई रिलिजन है भी नहीं, वो इट्स लाइक अ, डेज़र्ट प्रैक्टिसेस को अब्राहमिक के साथ खिचड़ी पका के बना दिया गया। ओके, इट्स नॉट इवन मतलब उसमें कोई रिलीजियस फिलॉसफी लॉन्ग बड़ी फिलॉसफी वाला कुछ उसमें से निकल के नहीं आता है, ठीक है? वहाँ की थियोलॉजी में से। तो समझना हमें ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज़ हैं, एक है जम्मू और एक है जेरूसलम। तो अगर जेरूसलम गिर गया, तो भारत की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो मुझे कोई शौक नहीं पड़ा है कि आई एम प्रो इज़राइल। आई हैव रीज़न टू बी प्रो इज़राइल इन माय ओन इंटरेस्ट। ओके? तो ये समझना है हमें। दूसरा हमें ये भी जब समझना है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैंने लास्ट 2 टॉक्स में बताया था कि सीरिया में एक ही इंटरेस्ट जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा था कि ऑयल चोरी करना है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का उल्टा है। उनको ऑयल चोरी नहीं करना है, वो बोल रहे हैं कि अमेरिका में से ऑयल निकाल के बेचेंगे। क्योंकि जो ऑयल चोरी होके बाहर से आ रहा है अमेरिका के अंदर, वो प्रीमियम में बेचा जा रहा है अमेरिकन सिटिज़न्स को। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ये पॉलिसी को रिवर्स करना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं बाहर से चोरी करके अमेरिकन सिटिज़न्स को लूटने का काम नहीं करने का है आप लोगों को। आप अमेरिका में से ऑयल निकालो और बाहर बेचो। प्राइसेज़ नीचे लेके जाओ सारे सिटिज़न्स के लिए, स्पेशली अमेरिकन सिटिज़न्स के लिए। उनका पॉलिसी ही उल्टा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प का तुरंत ट्वीट आ गया कि हमको इसमें ये पचड़े में नहीं पड़ने का है ये सीरिया वाला, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। सो ये मैंने पिछले 2 टॉक से मैं बता रहा था, जब भी मुझे सीरिया पे क्वेश्चन आया कि उनको निकलना है, रीजन इज़राइल के हाथ में पकड़ा के। रीजन का बागडोर इज़राइल के हाथ में पकड़ा के उनको जल्द से जल्द जाना है, क्योंकि उनको उनकी इकोनॉमी ठीक करने की है, ठीक? तो ये समझना है हमें कि पॉलिसी अब वो चोरी करके एक्स्ट्रा चार्ज करना है सिटिज़न्स को, ये नहीं करना है। खुद ऑयल निकालना है, खुद बेचना है, प्राइस नीचे लेके जाना है। तो दिस इज़ द लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ठीक है? तो भारत का यहाँ पे जो रोल है, क्योंकि कुछ कमेंट्स आई कि फिर हमारे आईएनएसटीसी कॉरिडोर का क्या, जो चाबाड पोर्ट से जाता है। कल को ईरान में पपेट रिजिम बैठेगी, जो जो मैंने प्रेडिक्ट ऑलरेडी कर रखा है कि शाह ऑफ ईरान विल कम बैक करके, और फिर शाह ऑफ ईरान का स्टेटमेंट भी आ गया कि आई एम रेडी। तो समझना हमें ये है कि आईएनएसटीसी वाला कॉरिडोर जो रशिया तक जाता है, उस कॉरिडोर को कोई रिस्क नहीं होगा, पपेट रिजिम बैठेगा उसके बावजूद। क्यों? क्योंकि एक बात समझो कि अमेरिका को व्हाट इज़ अमेरिका लुकिंग फॉर? उसको क्या चाहिए? उसको ये रीजियन के अंदर प्रेज़ेंस चाहिए। क्यों प्रेज़ेंस चाहिए? क्योंकि जो भी बिज़नेस होने वाला है, उसमें प्रॉफ़िट में एक शेयर चाहिए उनको। तो तो ईरान पर तो उनको पपेट रिजिम चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता है, ठीक है? सो यू यू हैव टू बी एक्सेप्टिंग कि रियलिटीज़ ऐसी हैं, क्योंकि बाकी की कंट्रीज़ को ये स्क्रिप्ट लिखने की पावर नहीं मिलने वाली। आप स्क्रिप्ट में पार्टिसिपेट करो और आपका जो प्रॉफिट का शेयर है वो ले लो। दिस इज़ मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू, राइट? एज़ अ बिग पावर। दूसरा अ, बांग्लादेश का सिचुएशन हम देख रहे हैं कि बड़े चेंजेज़ हो रहे हैं। अम, अटैक्स थोड़े बढ़ गए हैं हिंदूज़ के ऊपर। इस्कॉन का मंदिर सेंटर वैंडलाइज़ किया गया है, उस पर न्यूज़ आया है। अ, इंटरेस्टिंग है कि ममता दीदी पूरे सपोर्ट में है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी स्टैंड हो, और समझ में ही आ रहा है कि फुल कॉन्फ्रंटेशन मोड में वो जाना चाहते हैं, ये जो यूनूस गवर्नमेंट जो है। तो फिर ठीक है, गवर्नमेंट भी अपने सारे ऑप्शंस कैलकुलेट कर चुकी होगी इंक्लूडिंग मिलिट्री ऑप्शंस, जो मैंने पहले ही दिन लिख दिया था कि उसके लिए भी रेडी रहना है। तो अगर दैट इज़ रिक्वायर्ड देन दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो जो भी उसका राइट टाइम होगा, वो मिलिट्री बताएगी व्हाट इज़ द राइट टाइम। बट अगर होना है तो हो वो भी हो जाएगा। ओके? सो मुझे नहीं समझ लगता है कि मोदी जी चाहते हैं कि बड़ा फ्लेयर अप हो और लॉन्ग मतलब खिंचा हुआ कुछ वॉर चले, ईस्ट या वेस्ट कोई भी डायरेक्शन में। लेकिन ये भी है कि अगर आप उस रेड लाइन को क्रॉस करोगे तो ऐसा हो भी सकता है। तो मिलिट्री तो प्रिपेयर्ड रहती है ऐसी हर कोई ऑपरेशंस के लिए, उन्हें तो ऑर्डर मिलता है तो उनको करना ही होता है, ठीक है?
बट ये कहना कि क्योंकि पब्लिक अब सब बोलने लगी है कि प्लीज कुछ करो, इसलिए कर दिया जाए, ऐसे नहीं होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ ही होता है, ठीक है। अब हम थोड़े ट्वीट्स देख लेंगे क्योंकि लास्ट लास्ट टाइम के भी रह गए थे। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन और यहाँ पे इसी ट्वीट से स्टार्ट करेंगे। हाँ, देखो ये अब शुरू हो चुका है। जो सारे हमारे एक्सपर्ट्स बेवकूफ बने इसके अंदर, अब ये इसका इस्तेमाल हो रहा है। देखो, ये है माइकल कुगलमैन, क्या बोल रहे हैं सुनो। बीजेपी बेसलेस एलिगेशंस अगेंस्ट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। दिस वाज पोस्टेड soon after Jaishankar met Blinken and said ties are moving forward. Appear to be exploiting the political moments within US. Trump deep state hostility. तो ये टूल किट का मेंबर बोल रहा है कि ट्रंप और डीप स्टेट के बीच जो क्लैश अमेरिका में चल रहा है, उसका बेवजह का फायदा भारतीय सरकार उठा रही है यूएस डिपार्टमेंट पे, स्टेट डिपार्टमेंट पे उंगली करके। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये टूल किट बंदा है और उसको लगता है कि ट्रंप और डीप स्टेट के बीच फाइट चल रही है, ऐसा दिखा के वो सबको बेवकूफ बनाएगा। मैंने इसको पहले ही दिन रिजल्ट आके क्लियर कर दिया था कि ट्रंप और डीप स्टेट अलग है ही नहीं, वो आपको बेवकूफ बना रहे। तो ये प्रूव हो चुका कि उसका टूल किट भी बोल रहा है कि देखो, ट्रंप और डीप स्टेट के बीच जो चल रहा है उसका आप फायदा गैर फायदा उठा रहे हो भारत। तो ये सारे एक्सपर्ट्स जो बेवकूफ बन गए इसमें, ये हेडलाइंस में कि ट्रंप डीप स्टेट को खत्म करेगा, ये इसका प्रूफ कि मैंने जो एनालाइज किया था बिल्कुल सही किया था कि ट्रंप और डीप स्टेट दोनों साथ में पैरेलल हैंड इन हैंड मैनेज करके चलने वाले हैं। कोई एलिमिनेट नहीं होने वाला डीप स्टेट, दोनों मिले हुए हैं पहले दिन से। इनफैक्ट इलेक्शन के पहले से मिले हुए होंगे, कहीं कहीं पहले से। दूसरा, हमें ये समझना है कि इलॉन जैसा पर्सन जो इतना पैसा बनाया, वो डीप स्टेट के ब्लेसिंग के बिना अमेरिका में इतना पैसा कोई बना ही नहीं सकता। इलॉन मस्क डीप स्टेट का भाग नहीं होगा, वो बहुत नया है भाग होने के लिए, नॉट अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन इतना पैसा बना के वो जीवित है, इसका मतलब ही ये है कि वो डीप स्टेट की ब्लेसिंग से हुआ है। उसके बिना इतना पैसा वहां नहीं बन सकता, ठीक है। आपको प्रिंटिंग मशीन के बहुत करीब होना चाहिए और डीप स्टेट के इतने रिच होने के लिए, ठीक है। तो देखो ये आ गया इनका टूल किट जो हमें समझा रहा है कि हमारा कुछ हॉस्टिलिटी चल रहा है, उसका आप फायदा उठा रहे हो। कोई हॉस्टिलिटी चल ही नहीं रहा भाई, हमको यहाँ पे सब एक्सपर्ट्स को समझ में आता है। जिनको नहीं समझ में आता उन्होंने भी मेरे वीडियो सब देख लिए होंगे, तो उनको भी समझ में आ गया होगा कि ऐसा कोई फाइटिंग नहीं चल रहा है तुम लोगों का, ठीक है। तो ये बेवकूफ कहीं और जाके बनाओ, यहाँ पे कोई नहीं बनने वाला। अच्छा, दूसरा मैंने ये थ्रेड पूरा अ, डाला है टू बकेट थियरी का, जो मैंने मेरी बुक में एक्सप्लेन किया है, जियोपॉलिटिक्स वाली बुक में, ठीक है। कि टू बकेट थियरी में एक नेशन को जो है आर्म्स और डॉलर्स मिलते हैं, बाजू वाले को सैंक्शन किया जाता है। वैसे डॉलर और पाउंड रिजर्व करेंसी स्टेटस में रहे, और जहां जहां लड़ाई नहीं हो सकती थी, वहां वहां उन्होंने पार्टीशन की लाइन खींची इंडिपेंडेंस देते समय कि क्लैश शुरू हो, ठीक है। तो चाहे भारत पाकिस्तान हो या कोई भी हो, ये क्लैश इसीलिए शुरू हुए थे। तो इसका मैंने एग्जांपल भी दे दिया है टू बकेट्स के, बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। सबसे पहले रशिया और यूक्रेन का जो चला, उसमें मार्च 2022 में सैंक्शन लगे रशिया को, उसी महीने 800 मिलियन एड यूक्रेन को और F-35 डील जर्मनी के साथ, हो गया टू बकेट्स। फिर नवंबर 2018 को ईरान को सैंक्शन किया, जुलाई 2019 को 8 बिलियन की आर्म्स डील हो गई सऊदी अरेबिया के साथ, हो गया टू बकेट। फिर पाकिस्तान और पैलेस्टाइन को पैसे दिए गए और आर्म्स डील हो गई इजराइल के साथ और इंडिया के साथ, हो गया टू बकेट। अप्रैल 2021 200 मिलियन एड टू पैलेस्टीन, May 2021 735 million arms deal with Israel, टू बकेट।
मतलब इज़राइल को तब तक आर्म्स नहीं मिलेंगे जब तक पैलेस्तीन को पैसे नहीं मिलेंगे, तभी तो क्लैश जारी रहेगा ना। ये चाइना वाला 2 बकेट कि पूरा नॉर्थ कोरिया को सैंक्शन किया गया और सीसीपी को ट्रेन किया गया एक्सपोर्ट जायंट बनने के लिए। और सैंक्शन और आर्म्स किसको दिए गए? ताइवान और साउथ कोरिया को। मई 2022 में सैंक्शन किया गया नॉर्थ कोरिया और जून 2022 में आर्म्स डील हो रही है। देख लो 2 बकेट, ठीक है? और ये जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि डीडॉलराइजेशन अब शुरू हो चुका है, तो सारे हॉटस्पॉट्स जितने भी आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए वो अब सारे रिवर्स हो रहे हैं। तो नवंबर 2021 का मेरा प्रेडिक्शन चाइना ताइवान, रशिया यूक्रेन, इंडिया पीओके और इज़राइल ईरान, ये 4 हॉटस्पॉट्स रिवर्स होंगे और 24 फरवरी 2022 को रशिया का शुरू हो चुका। तो ये हमें समझना है कि 2 बकेट्स थियरी ऐसे चली डॉलराइजेशन के पीरियड में, ठीक है? नेक्स्ट हमें जस्ट होल्ड ऑन। ये वाली अ, 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 बशर अल असद का तो आ गया है, कौन सी ट्वीट पे थे हम? लेट्स सी, क्वेश्चंस लेने से पहले थोड़ी ट्वीट्स देख लेते हैं सो दैट। हाँ, हम्म, ये खत्म है, अब यूक्रेन भी वो खत्म है, थोड़े थोड़े महीनों में वो खत्म हो जाएगा डिस्कशन होके। सीरिया गया और इनका यूक्रेन गया। हाँ, ये प्रेडिक्शन मैंने जिस दिन राइसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ 19 मई को दिया हुआ प्रेडिक्शन। वन वेस्ट एशिया लीडर नीड्स टू बी नाउ वेरी अलर्ट अबाउट हिज सिक्योरिटी। और इसको ब्रिक्स या ईरान के चाबार प्रोजेक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब मैं ईरान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बावजूद नीचे सारे कमेंट में कॉमेनी लिखे जा रहे हैं। कॉमेनी का नंबर आएगा लेकिन अभी नहीं है, अभी थोड़ा टाइम और है। तो ये जो 19 मई 2024 जिस दिन वो डेथ का न्यूज़ आया प्रेसिडेंट राइसी का ईरान के, उसी दिन मैंने लिख दिया था एक वेस्ट एशिया के लीडर को अब दिक्कत होने वाली है, तो वो ये बशर अल असद है, जो आज ये प्रूव हो चुका, ठीक है? अब कोई लिख रहा था कि सर आपको लिख देना चाहिए था कि बशर अल असद, तो ही आपका प्रेडिक्शन मानेंगे। तो मैंने फनी सा उसको आंसर दिया है कि तुम क्या चाहते हो मेरा किडनैपिंग हो जाए मेरा? तो ये सुबह भी मैंने लिखा था कि आईडीएफ के पास रेजिम चेंज के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और रशिया को ईरान और सीरिया दोनों सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में जाना है, ठीक है? दूसरा ये अमेरिकन लिख रहा है कि भाई 23% अमेरिकन जो $50,000 से कम इनकम रखते हैं, वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते खाना खाना। तो 23% ने तो अपना सामान बेचा है, 21% ने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाया जीने के लिए, जीना लाइवलीहुड के लिए। लेकिन ये सब हंगर इंडेक्स में नहीं आएगा। भारतीय सरकार जो क्योंकि एमएसपी पे सारा फार्मर से कंपल्सरी खरीदना पड़ता है, अब खरीदा है तो डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, तो वो हम पब्लिक को फ्री में देते हैं, तो वो हंगर इंडेक्स में गिना जाता है। अच्छा, हम हमारी पब्लिक को भी देते हैं, 80% बोला जाता है कि राशन वाला लेते हैं, चलो बेनिफिट। मैं नहीं मानता ये नंबर, लेकिन चलो एक बार मान लिया, लोग बोल रहे हैं तो। सपोज 80% लोग ये फ्री का ले रहे हैं, नहीं देंगे तो सारा सड़ जाएगा अनाज, क्योंकि आपने तो एमएसपी पे ऑलरेडी खरीद के रखा हुआ है फार्मर्स से, देना ही पड़ेगा फ्री में। और बहुत सारे कंट्रीज को दे रहे हैं, खाली हमारे लोगों को थोड़ी दे रहे हैं, हम तो बाकी कंट्रीज में भी दे रहे हैं, जिनका हंगर इंडेक्स रैंकिंग हमसे भी ऊपर देते हो आप लोग, वैसी कंट्रीज को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं खाना। तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वेस्ट होगा। इसको स्टारवेशन या हंगर के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब इकट्ठा किया हुआ है आपने एमएसपी पे तो डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। लेकिन इसका भी सब नैरेटिव चलाते हैं लेफ्टिस्ट वाले कि देखो 80% पब्लिक खाना फ्री में ले रही है गवर्नमेंट से। अरे भाई, पहले समझो तो क्या चल रहा है यहाँ पे। फार्मर्स से एमएसपी पे लेना ही पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो वो सड़ थोड़ी जाने देंगे जितना भी प्रोड्यूस होगा। गजब की आर्गुमेंट लेके आते हैं, मेरे तो समझ के बाहर है। दूसरा,
ये जो अवार्ड फंक्शन जी सिनेमा में राम सिया राम से शुरू हुआ, ओके, एक्टिंग कर रहे हैं तो एक्टिंग सुधर जाए तो और भी अच्छी बात है। अब चलेगा जो भी है, बट सुधरना तो पड़ेगा। अ, दूसरा यहाँ पे एक प्रथमेश जी बोल रहे हैं कि भाई अमेरिकन थिंक टैंक वालों को इंडिया समझ में नहीं आ रहा, ओपिनियन समझ में नहीं आ रहा हमारा क्या है कि हमारे इंटरेस्ट क्या है। तो उस पर मैंने लिखा है कि वो ओपिनियन जानने ही कहाँ आए हैं। वो तो हमें वेस्टर्न थिंक टैंक वाले ये बताने आए हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए। वो सिखा रहे हैं हमें कि हमें सोचना क्या चाहिए। हमारा ओपिनियन जानने नहीं आए हैं। तो डेटा रॉन्ग ही होगा ना उनका, क्योंकि गलत तरीका ही उनका गलत है। और दिक्कत इन लोगों की ये है वेस्टर्न थिंक टैंक वालों की कि वो फिर जाके जब अपने बॉसेस को उल्लू बनाते होंगे कि देखो हमने इंडिया में लोगों का चेंज करा दिया ओपिनियन। अरे भाई, फिर जब इश्यू होता है और हम रिएक्ट करते हैं तो उनके बॉस फिर उनके बराबर से उनकी पिटाई करते होंगे कि भाई कुछ चेंज नहीं हुआ इनका ओपिनियन। अच्छा, एक पूरा एनआरआई का वर्ग है जिन्होंने वॉशिंगटन में और यूएस में और वेस्ट में हर जगह अपनी गवर्नमेंट को ये बता रखा कि हम इतने इन्फ्लुएंशियल है कि दिल्ली में भी चेंज करा सकते हैं डिसीजन। हमारे एनआरआई जो कॉलोनियल माइंडसेट वाले लोग, एक वर्ग है उसके अंदर जो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझता है। वो जाके गवर्नमेंट्स को बोल के आए हैं, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को, कि हम इंडिया में कुछ भी करा सकते हैं। और फिर जब वो नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि मार पड़ती होगी फिर वहां से कि तुमने तो बोला था तुम ये करा लोगे दिल्ली में। फिर नहीं होता है तो फिर इंडिया के बारे में गलत सलत बोलना शुरू कर देते हैं, अब्यूज करना इंडिया को, है ना, प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारे कॉलोनियल लोग हैं जो सिर खा रहे हैं बस। लास्ट एक साल में 1400 सीईओ ने रेजिग्नेशन डाला है यूएस बेस्ड फर्म्स में, राइट। तो टाइटैनिक जब डूबने वाली होती है तो चूहे सारे भाग जाते हैं, कुछ यही हालत है, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक्स रॉन्ग चल रहा था। तो ये संजीव सान्याल जी का ट्वीट है कि भाई ये पर्सन, ये जो है पॉल क्रुगमैन, इसने इतनी गलत इकोनॉमिक्स लिखी है, इकोनॉमिक ओपिनियन दिए हैं इस बंदे ने। 25 साल से ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखता था, अब छोड़ के जा रहा है। ऑब्वियसली ये भी डाला था मैंने प्रेडिक्शन में कि मीडिया वाले भाग जाएंगे, ले ऑफ होने ही है। तो ये पॉल क्रुगमैन जो है इतना रॉन्ग इकोनॉमिक ओपिनियन डाला है न्यूयॉर्क टाइम्स में, 25 साल से कर रहा था। तो हर एक चीज उनका रॉन्ग ही है, पूरा पूरा इकोनॉमिक्स रॉन्ग है। तो 50 साल से जितनों को भी अवार्ड मिले, चाहे इकोनॉमिक्स कैटेगरी में मिले हो कहीं भी मिले हो, सारे के सारे रॉन्ग क्राइटेरिया से मिले हैं। क्योंकि बदमाशी जो करते हैं उन्हीं को दिए गए अवार्ड्स हर कंट्री में, ठीक है। वेस्ट वालों को काम ही ये है कि अवार्ड दो, स्कॉलरशिप दो और खरीद लो पर्सन को डॉलर्स दिखा के। अच्छा, ये जो है क्योंकि हमने पहली बार भारतीय सरकार ने टारगेट किया यूएस को ऑफिशियली, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का नाम लेके टारगेट किया, तो उनका स्टेटमेंट आया। पहली बार ऐसा हुआ है ना, पेट में थोड़ी मरोड़ तो होएगी। बोल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स हैज लॉन्ग बीन अ चैंपियन ऑफ मीडिया फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड एंड फ्री एंड इंडिपेंडेंट प्रेस इज एसेंशियल कंपोनेंट टू डेमोक्रेसी। तो मैं मैंने इसका ट्रांसलेशन दिया है इधर, कहाँ गया, अच्छे से मैंने इसका ट्रांसलेशन दिया है। द यूएस हैज लॉन्ग बीन अ बैंकरप्ट नेशन and needs to interfere to keep the instability in all regions so that dollar remains as the safest parking zone as a reserve currency. A free and independent nation anywhere in the world is contrary to the very existence of the US economy. ये इसका रियल ट्रांसलेशन है। वो जो बोलना चाह रहे हैं, इंटरफियर करेंगे नहीं तो हमारी इकोनॉमी चलेगी कहां से, पैरासाइट इकोनॉमी। ओके। दूसरा, फेडरल रिजर्व का एक नया रिसर्च पेपर आया है कि यूएस की कॉलेजेस कॉलेजेस जो है बहुत जल्दी जल्दी अब क्लोज होने वाली है, बैंक्रप्सी फाइल करेगी 3 दिसंबर 2024। यही चीज जो मैं जुलाई 1 जुलाई को प्रेडिक्ट कर चुका कि वेस्टर्न एलिट कैंपसेस बैंक्रप्सी फाइल करने वाले हैं 2025 के एंड तक आते आते शुरू हो जाएगा बैंक्रप्सी फाइल करना, ठीक है। दूसरा, हाँ ये देखो, यूके में दो एनआरआईज को किंग चार्ल्स ने उनका जो ऑनर है वो हटा लिया। काहे का ऑनर था पता नहीं, क्या है, लॉर्ड, पता नहीं कुछ टाइटल है, आई डोंट नो व्हाट टाइटल, कुछ अवार्ड है जो भी है।
तो बड़े दुखी हो रहे लोग। मैंने यहाँ पे लिखा है भाई, तुम काहे का ऑनर और काहे का किंग है? अगर उस जमाने में सीसीटीवी होते तो ब्रिटिश क्वीन आपकी पकड़ी जाती चोरी करती हुई हर एक कंट्री में से, है? जिसका जो गहना पसंद आया चोरी कर लिया। काहे का क्वीन और काहे का किंग है? चोर। तो ये एनआरआईज जिनको जो ऐसे ऐसे ऑनर दिए जाते हैं, मतलब वो टॉप क्वालिटी का कॉलोनियल माइंड है, जो दिमाग से इंफीरियर अपने आप को मानता है, तो ही उसको ऑनर कर रहे हैं वो लोग। तो काहे का स्ट्रिप कर दिया गया भाई? कॉलोनियल माइंड तो ऑलरेडी नंगा हो चुका है, उसने और पहना ही क्या है जो निकाल दोगे आप कपड़े? तो ये दिमाग से जब तक डीकोलोनाइज नहीं हो जाते ना, तब तक ये सारे वेस्ट को जो है ना नौकर बन के आप घूमोगे वेस्ट के, और उसी में आप एप्रिसिएशन देख रहे हो, उसी में एक्नॉलेजमेंट देख रहे हो, है ना? तो ये डीकोलोनाइजेशन तो होना ही होगा माइंड्स का। दूसरा, ये मैंने 22 जुलाई को प्रेडिक्शन दिया था सत्योलॉजी पे। बैंक्स का कैश, जो बैलेंस शीट में कैश रखते हैं 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इन सबकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैश का जब वो बैंकिंग सिस्टम से बाहर जाता है इलेक्शन के महीने, तो वो कैश का क्या इस्तेमाल होता है। तो ये 7 नवंबर को महाराष्ट्र इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं 22 जुलाई को मैंने प्रेडिक्शन दिया था, और महाराष्ट्र इलेक्शन के आसपास 100 करोड़ से ज़्यादा डिपॉज़िट हुए। ये तो खाली एक इंस्टेंस है जो पकड़ा गया है। 100 करोड़ से ज़्यादा डिपॉज़िट हुए, 14 नए वो बैंक अकाउंट ओपन किए गए, नामको बैंक, मालेगाँव, नासिक में। और 6 दिसंबर यानी 2 दिन पहले फिर ईडी ने रेड मारी है मुंबई में, गुजरात में, और एक 13.5 करोड़ उसमें से ज़ब्त की। तो आप समझ के देखो, ये 100 करोड़ और 13 करोड़ की बात हो रही है। और वो सारी कंपनी जो 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 20,000 करोड़ कैश रखती है, और इलेक्शन के टाइम सरकार के जिसके भी खिलाफ जहां भी इस्तेमाल कर रही है, आपको इस पर तहकीकात करनी चाहिए। ये मैंने प्रेडिक्शन दिया था। ठीक है? साउंड का इश्यू आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं है। हेलो? रोबोटिक मतलब? आवाज क्लियर आ रहा है सबको? हेलो? क्यों? अच्छा, ठीक है। हेलो? आवाज आ रहा है क्लियर? अप एंड डाउन मोड में, ठीक है। लेट्स गो फॉर द ट्वीट्स। ठीक है, थोड़ी और ट्वीट्स हैं और फिर क्वेश्चंस ले लेते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है सारा कवर करना, क्योंकि थोड़ा मेरा ट्रैवल एब्रप्ट हो गया, इसलिए मैंने आज संडे लाइव रखा है। तो इनवाइट्स हैं हर जगह स्पीचेस के लिए। ये मैंने शशि थरूर का ट्वीट डाला हुआ है, जहां पे वो जॉर्ज सोरोस को ओल्ड फ्रेंड बता रहे हैं 2009 में, कंसर्न्ड वर्ल्ड सिटीजन बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने ट्वीट किया, भाई इंडीड कंसर्निंग फॉर द वर्ल्ड, अगर ऐसे तुम्हारे फ्रेंड है तो। दूसरा, रोहिंग्या के ऊपर कुछ क्रैकडाउन चल रहा है जम्मू के अंदर। अम, उसके अलावा ये आरबीआई ने रेट चेंज नहीं किया, जो मैंने प्रेडिक्शन 15 नवंबर को दे दिया था कि नहीं करना चाहिए रेट कम, ये वो कवर्ड है। हम्म, दूसरा, यूके जो है कैश बोनस दे रहा है अगर आप एल्डरली रिलेटिव्स को यूथेनाइज करोगे, मतलब असिस्टेड सुसाइड, और ये होना ही था। अच्छा, मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतने बीमार हो चुके हैं, टर्मिनली इल, तो ये तो जाहिर सी बात है, उससे अच्छा वो मुक्ति पा लें। लेकिन ये वो वाली बात नहीं हो रही है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रिजर्व करेंसी का स्टेटस जा रहा है, और वो एल्डर को जो एज हो चुका है, अब उनको उसकी कोई पड़ी हुई नहीं है, तो जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाए, तो वो पेंशन और वो सब देना ना पड़े सरकार को, जो सोशल बेनिफिट्स करेंसी छप रही थी इसलिए मुफ्त में दे रहे थे, अब बूढ़े लोग इनको बिल्कुल चुभ रहे हैं इनको। ठीक है?
दूसरा कैलाश मानसरोवर पे मैंने ट्वीट किया है चाइनीज स्पोक्समैन को टैग करते हुए कि भाई फीस कम होनी चाहिए, प्रोसीजर कम होना चाहिए, फास्टर एक्सेस चाहिए और अप्रूवल्स चाहिए बड़े बैचेस के लिए, मानसरोवर की यात्रा के लिए। तो ये सब सोशल मीडिया पे बटरिंग कम करें और काम पे ध्यान दें। दूसरा मैंने ये यहाँ पे भाग्यनगर में स्पीच दी थी, सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल एजुकेशन फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। अ, तो ये नॉलेज सेंचुरी पूरी विकसित भारत 2047 के लिए बन पाए। बहुत सारे इनवाइट्स आते हैं, नीचे ईमेल है तो सब भेजते रहते हैं, तो इसलिए ट्रैवलिंग थोड़ा एब्रप्ट हो चुका है मेरा। दूसरा ये मैंने बड़ा इम्पोर्टेंट ट्वीट दिया है ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर कि भाई जिस घर में ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, वहां पे कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने जो डिसीजन लिया है उसका क्या आप झेलने वाले हो उसके बाद, वो डिसीजन लेने के बाद। क्योंकि पेरेंट्स को भी फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता जितना आपको भी नहीं पता है कुछ भी। इसीलिए ग्रैंड पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि गलत डिसीजन का बाद में क्या भुगतना पड़ता है। और कंपनीज नहीं चाहती कि आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहो, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आप रहोगे तो वो हर जगह आपको टोकेंगे जहां पे आप गलत जा रहे हो, राइट। तो कंपनीज नहीं चाहती वो साथ में हो, क्योंकि उनको कंपनीज को कंट्रोल चाहिए आपकी लाइफ्स का, आपके एक्सपेंसेस का, आपके टाइमिंग का, आपका सब कुछ कंपनीज तय करना चाहती है। तो और इसीलिए उन्होंने पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया कि भाई जनरेशन गैप है, ये देखो जनरेशन गैप करके लिखवाया गया मीडिया में। उसको जो ग्रैंड पेरेंट्स का विजडम था उसको जनरेशन गैप बोला गया, ताकि आप उनको इग्नोर करना शुरू कर दो, ठीक है। और आज ये हालत हो चुकी है लोगों के घरों की, जहां पे पेरेंट्स बोलते हैं आई एम ऑलवेज विथ यू वॉट एवर यू डिसाइड, बच्चों को बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तू जो भी डिसाइड करेगा, ऊपर से तुझे कूदना है तो भी योर विश, आई एम सपोर्टिंग यू। मुझे भी नहीं पता, तुझे भी नहीं पता, तो इसलिए फिर पेरेंट्स बोलते हैं आई एम ऑलवेज विथ यू। ये हालत हो रखी है। क्यों? क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स है नहीं घर में, तो किसी को फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा कि गलत डिसीजन लोगे उसका क्या परिणाम आएगा। ये हालत हो चुकी है कि पेरेंट्स अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। उनकी नेक्स्ट जनरेशन बच्चे जो डिसीजन ले रही है उनकी, तो बोलते हैं हाँ बच्चा खुद ही बहुत इंटेलिजेंट है, आई एम ऑलवेज विथ माई चाइल्ड। अरे भाई वो खड्डा है उसको बताओ खड्डे में गिरेगा, दे डोंट वांट टू टेक द डिसीजन। दूसरा क्योंकि वो पेरेंट्स को ये भी समझ में आ गया है कि अगर वो बोलेंगे तो भी ये बच्चे ऐसे हैं कि उनकी बात मानने नहीं वाले, राइट। तो सबसे बेस्ट यही है कि पल्ला झाड़ लो, बोलो आई एम ऑलवेज विथ यू। ये हो चुका है लोगों की हालत, स्पेशली टीयर वन सिटीज में ये हालत हो रखी है कि कुछ भी चल रहा है लोगों के जीवन में, क्योंकि ना पेरेंट्स को पता है कि वो डिसीजन का क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ना बच्चों को पता है। ग्रैंड पेरेंट्स है ही नहीं, तो बताएगा कौन, राइट। तो ये दूसरा एक ट्वीट है जहां पे मैंने लिखा है कि ये लोग जो समझते हैं कि मनुष्य काम खाली पैसे कमाने के लिए करता है, इनको पता ही नहीं है कि लाइफ का पर्पस भी होना चाहिए। आप हर जगह अगर रोबोट्स डाल दोगे तो फिर आपका क्या प्लान है, आप ह्यूमन से क्या करवाना चाहते हो फिर। और आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग जो है स्पेशली मेन विदाउट वर्क क्या क्या हरकतें करेंगे, आपको पता है कि आपने स्टडी भी किया है। तो इनको पता ही नहीं है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो जितना मैंने सुना है, ये लोग बोल रहे हैं ड्रग्स और गेम्स पकड़ा देंगे और काम जो है वो सारा बॉट्स और एआई और ये सब कर लेंगे। अभी इन्होंने ये सोच के रखा है वेस्ट वालों ने, जो असुर प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। दूसरा मैंने इधर आइडिया दिया है कि भाई, नहीं इनका आइडिया है, फॉरएवर काफिर जी का आइडिया है ये, कि भाई संस्कृत एड्स और जिंगल्स उससे प्रमोट हो सकता है संस्कृत लैंग्वेज, राइट। क्योंकि अगर म्यूजिकल फॉर्मेट में है तो बहुत जल्दी पिकअप हो जाता है सिटीजन्स के द्वारा। तो ये वो बोल रहे हैं कि पतंजलि को एड्स अपनी संस्कृत में देनी चाहिए। मुझे सही लगा, क्योंकि जिंगल फॉर्म में होता है तो याद रहता है, मीनिंग फटाफट ग्रास्प होता है। इट्स अ गुड आइडिया, ठीक है। दूसरा मैंने ये देखा है कि काफी सारे लेफ्ट विंग वाले कट्टर राइट विंग हैंडल बना के घूम रहे हैं, इनसे आप बचें।
और फिर वहां से ट्विटर से ले जाके यूट्यूब में फिर सारी नॉन राइट वाली बातें करके वोट्स कटवाने का काम करते हैं। इनसे बहुत ही बच के रहे। ठीक है? ये मैंने देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में 2023 में लिख दिया था कि देवेंद्र फडणवीस जी दूसरे ऐसे स्टेट के लीडर हैं जिसको जापान ने स्टेट गेस्ट वाले लेवल का इनविटेशन दिया। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया था जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक? तो कुछ लोग बस ऐसे ही फेक न्यूज़ चलाते रहते हैं, अफ़वाहें चलाते रहते हैं, नहीं बनेंगे, शाह ये चाहते हैं, योगी ये चाहते हैं। इन सब से दूर रहें जो गंदगी फैलाते हैं और वोट्स कटवाने का काम करते हैं। ठीक है? दूसरा, यूके में बैन किया गया है सीरियल्स, मफ़िन्स और बर्गर्स की ऐड। कारण दे रहे हैं कि भई हम तो हेल्थ को प्रमोट करना चाह रहे हैं। इतने साल तक आप कहाँ थे? अभी तक तो आपने हेल्थ प्रमोट नहीं करी। अब कैसे अचानक से सीरियल्स और इन सब को बैन कर रहे हो? क्योंकि आपको क्रिकेट्स, बग्स और इंसेक्ट्स खिलवाने हैं लोगों को, तो बाकी का फूड अब आप एड्स को बैन कर रहे हो। बहाना हेल्थ का बता रहे हो। ठीक है? दूसरा, ये ट्वीट मैंने किया है बिल गेट्स के ऊपर, जो मुझे लगा कि रॉन्ग लोगों ने डिराइव किया है। बेसिकली बिल गेट्स कहना ये चाह रहे थे कि 10, 15, 20 साल में इंडियन सिटीजन्स उतने वेल टू डू हो जाएँगे कि आप हाई एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो और फिर भारत से पूरे वर्ल्ड के मार्केट में ले जा सकते हो। एटलीस्ट ये वाली क्लिप में उनका ये मीनिंग था। मैं ये बोल रहा हूँ। वो सब सही हो सकता है जो बिल गेट्स फाउंडेशन डीप स्टेट के साथ जो प्रवृत्तियाँ गलत वाली करता होगा। मैं उसकी नहीं बात कर रहा। वो तो सही हो सकता है। लेकिन मैं ये वाले क्लिप की बात कर रहा हूँ कि ये वाली क्लिप में ऐसा कुछ था ही नहीं जिसका आप विरोध करें। क्योंकि वो कहना ये चाह रहे थे कि 20 साल के अंदर इंडियंस इतने वेल टू डू हो जाएँगे कि हाई एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप रिलीज़ करके टेस्ट कर सकते हो और फिर बाकी के वर्ल्ड में भी मार्केट कर सकते हो। तो आई थिंक वो जो लोग विरोध करना शुरू कर दिए वो गलत किए हैं। ठीक है? अ, दूसरा, मैंने ये अमेरिकन सैलरीज़ पे बोला है कि भई आप कैसे उसमें जो टैरिफ डालने की थ्रेट दे रहे हो, मेड इन इंडिया, मेड इन यूएस हो ही नहीं सकता प्रोडक्ट जब तक आप सबकी सैलरी काटोगे नहीं। तो वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा है जो टैरिफ वाला जो थ्रेट है। दूसरा, मैंने प्रेडिक्शन दिया है कि वीज़ा और डायरेक्ट फ्लाइट चाइना से कुछ ही वीक्स में शुरू हो जाएँगी। डी-एस्केलेशन चल रहा है इसलिए। और फिर चाइनीज़ एफडीआई को भी हम एंट्री दे सकते हैं, लेकिन हर एक लेवल पे नेशनल सिक्योरिटी के फिल्टर्स लगने चाहिए। और चाइनीज़ को ये सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग टेक और प्रोजेक्ट्स आपको भारत को पास ऑन करने पड़ेंगे। ओके, एज़ अ कंडीशन। अगर वर्ल्ड को मल्टीपोलर करना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग टेक और प्रोजेक्ट्स भारत को ट्रांसफर कुछ करने पड़ेंगे। ठीक है? जयशंकर जी का जो आया स्टेटमेंट कि टाइस सही दिशा में है, अभी और भी काम होना है। ठीक? दूसरा, मैंने इलॉन मस्क को यहाँ पे जो बताया था कि भई 35% तुम्हारे नेवल एसेट्स दे दो। बार-बार अगर बैंक्रप्सी के बारे में रो रहे हो, तुम्हारे नेवल एसेट्स दे दो 35%। उसका 20% हम कैश पेमेंट कर देंगे और बाकी का आपका 65% एसेट जो है वो 3 साल के लिए मेंटेनेंस और सप्लाइज़ फ्री में करके दे सकते हैं। ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है अगर आप चाहें तो। ओके? तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द ट्वीट्स। उम, अब हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। ठीक है? लेट्स बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठा हो गए। लेट मी सी। जब भी लाइव होता है तो आ ही जाते हैं इतने क्वेश्चंस तो। ठीक है। आयुष्मान जी धन्यवाद। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन? अम, देखिए, आई थिंक इसको तो बहुत टाइम लगने वाला है। अमेंडमेंट से काम नहीं चलेगा वो बात भी आपकी सही है, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे अभी तो नेक्स्ट 2-3 इयर्स में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी तो अमेंडमेंट से ही चलाना पड़ेगा। स्पेशली वो जो वन नेशन वन इलेक्शन और दूसरे कुछ है उसके लिए तो अमेंडमेंट से ही चलाना पड़ेगा अभी के लिए। ज़रूरत है वो बात मैं मानता हूँ।
साग्निक रॉय जी धन्यवाद। हु गेट्स नॉर्थ अफ्रीका लाइक माली, नाइजर, गेबॉन एंड व्हाट इज फ्रांस फ्यूचर? फ्रांस का फ्यूचर अफ्रीका में जितना कोलोनाइजेशन वो पहले करता आया है वैसा नहीं चलने वाला है। ठीक है। वेस्टर्न यूरोप को अमेरिकन कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी जो भी बताई जाएंगी। और माली, नाइजर, गिबॉन जो है वहां पे चारों बिग प्लेयर्स काम करेंगे, दैट इज रशिया, चाइना, भारत और यूएस। अब चार चार के हिसाब से चलने वाला है मल्टीपोलर वर्ल्ड में। ठीक है। मॉन्क मोटिवेशन जी धन्यवाद। विल क्रिप्टो रिच करंट गोल्ड वैल्यूएशन ऑफ 17 ट्रिलियन इन 2025? 17 ट्रिलियन, currently it is 3. If not, how much you anticipate it can reach in 2025? देखिए एक बात समझ ले कि डी डॉलराइजेशन क्रिप्टो में हो रहा है। ओके। तो प्रेसिडेंट ट्रंप आते ही जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बार बार बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात करी, तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि वो टाइम टू टाइम अगले 5 साल के अंदर बिटकॉइन में यूएस गवर्नमेंट खुद बाय करना शुरू करेंगी फेजेस में। तो जैसे ही बिटकॉइन ऐसे 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 चल रहा होगा, फिर अमेरिकन गवर्नमेंट बाय करेगी तो ऐसे जाएगा। फिर ऐसे 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 चल रहा होगा, फिर अमेरिकन गवर्नमेंट बाय करेगी और ऊपर जाएगा। तो ऐसे करके फेजेस वाइज ऊपर जाएगा क्रिप्टोस। सारे क्रिप्टोस की बात कर रहा हूं अब, थोड़ा बहुत प्लस माइनस। तो क्योंकि डी डॉलराइजेशन उसी में कर रहे हैं। ठीक है। और अगर एक झटके में कर दिया, जो मुझे रेयर लगता है, अगर एक झटके में कर दिया तो फिर सबको क्रिप्टो में ले जाके फिर कुछ ही महीनों में प्रेसिडेंट निक्सन की तरह स्क्रीन पे आ सकते हैं और बोलेंगे नो मोर कन्वर्टिबिलिटी इन डॉलर। जैसे 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन आके बोले थे नो मोर कन्वर्टिबिलिटी इन गोल्ड, वैसा निक्सन शॉक हो सकता है। अगर वो एक झटके में डी डॉलराइजेशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है। इन दैट केस तो क्रिप्टो काफी ऊपर जाएगा। ठीक है। एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो काफी ऊपर जाएगा। रोहन जी धन्यवाद। विल आईएनआर ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम लेट 2025 टू? हाँ, ग्रेजुअली, करेक्ट। बागेल जी धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। BlackRock has invested in large cap company approx $613 million. Can they withdraw it, crash the stock market in coming days? देखिए 613 मिलियन BlackRock के लिए कोई मतलब इट्स लाइक पीनट्स। उसके लिए कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर क्रैश करवाना चाहते हैं तो अच्छा पूरा विड्रॉ करेंगे जितना डाला है तो क्रैश करा सकते हैं, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। पर ऐसा करेंगे, आई हैव डाउट्स। पूरा का पूरा विड्रॉ करना, आई एम डाउटफुल अबाउट दैट। सुमित जी धन्यवाद। हमारी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। मुझे पता है कौन कौन कॉपी कर रहे हैं एनालिसिस। यूडी राइडर जी धन्यवाद। हाउ डू वी टेल द इंडियन गवर्नमेंट अबाउट द नीड फॉर अ मेजर रीडिजाइन एंड रेवोल्यूशन इन पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? रीडिजाइन एंड आई थिंक ये तो आर्किटेक्ट और डिजाइन वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने जाके अप्रोच करना चाहिए इसके लिए गवर्नमेंट को। कंसर्न जो एग्जैक्ट रेलेवेंट मिनिस्ट्री है उसमें जाके, अगर आपके पास कुछ बेटर डिजाइन हो तो। ईयू टाउन्स आर पेडेस्ट्रियन एंड साइकिल फ्रेंडली। देखिए ईयू टाउन्स जो हैं आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो विंटर कंट्रीज हैं। भारत में तो हैवी समर, मतलब नॉर्थ के कुछ स्टेट के अलावा, जैसे जम्मू कश्मीर या हिमाचल हो गया, उसके अलावा बाकी सारे स्टेट्स में तो समर की हीट बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे आप साइकिल नहीं चला सकते। मतलब गुजरात में तो पॉसिबल नहीं है। मैं तो अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं, कर्णावती की, यहाँ पे तो 48-50 डिग्री टेम्परेचर होता है। यहाँ पे चल के या साइकिल पे कौन जाएगा? आप 5 सेकेंड इस पर भी नहीं खड़े रह सकते सिग्नल पे व्हीकल के साथ। तो चलने और साइकिल की तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है समर में। तो आई डोंट थिंक कि डायरेक्ट कंपैरिजन बनता है यूरोप के साथ। बट ये है कि
कोई एरियाज में आप इम्प्रूवमेंट करा सकते हो सजेशंस देके। अग्रीड विद दैट। हरिजन जी धन्यवाद। बीए वालों के लिए कुछ बताइए, हम लोग क्या करें? देखिए मैं तो किसी को जॉब तो मैं किसी को रेकमेंड करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूँ उस मॉडल में। तो कुछ ना कुछ आप एंटरप्राइजिंग ट्राई कीजिए, मार्केट को स्टडी कीजिए, कौन सा कस्टमर या प्रोडक्ट गैप, सर्विस गैप आप फिल इन कर सकते हो, उस पर स्टडी कीजिए और फिर एक पायलट प्रोजेक्ट रन करके चेक कीजिए क्या परिणाम आता है और फिर बिजनेस आइडिया इवॉल्व कीजिए, राइट? यूनिराइडर जी, इज लिंग्विस्टिक डीकोलोनाइजेशन प्लान? बिल्कुल। हाँ, हमारी रीजनल लैंग्वेजेस को वापस स्ट्रेस करके इम्पोर्टेंस देने का है, और कोई चारा ही नहीं है, करना ही पड़ेगा। All labels, including chip packets, groceries, mats, signboards, are in English. Nothing in our local languages. बिल्कुल सही बात है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ऑब्जर्वेशन है कि सब कुछ इंग्लिश में लिखा होता है। ये मतलब इतना तो ध्यान मेरा भी नहीं गया कि चिप पैकेट से लेके हर एक में ऐसे चल रहा है। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। आई थिंक हिंदी का ऑप्शन होता है उसमें कुछ-कुछ पैकेट्स पे, बट आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि लोकल लैंग्वेजेस होना चाहिए। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, नाइस। देखें व्यूअर्स भी कितने इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। एयरटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। व्हाई बीजेपी बीइंग वोकल ऑन कॉलिंग आउट पब्लिकली नाउ? इंटेल क्रिप्टो जी, ये मौका इन्होंने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ट्रांजिशन चल रहा है ट्रम्प की टीम का। तो सिग्नलिंग दिया जा रहा है यूएस में ट्रम्प की टीम को कि यहाँ पे कोई अगर आप सोच रहे हो कि कुछ डोमिनेट करने वाले हो तो भूल जाना। वोकल होने का मतलब ये होता है कि आपकी सरकार रिलेशन स्पॉइल करने के लिए तैयार है। अगर सामने वाला स्पॉइल करने को तैयार है, तो हम भी स्पॉइल करने को तैयार है। वोकल होने का मतलब ये होता है। जब आप वोकल नहीं होते हो, तो उसका मतलब ये होता है कि सामने वाला स्पॉइल कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ बार्गेनिंग कर ले। इस बार नहीं होगा ये, ठीक है? जैसी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करोगे, वैसे यहाँ पे होगा। फिर आप भी झेलो। सो आज आज आप देखो कि यूएस गवर्नमेंट रेजिम चेंज और इस सब के लिए कितनी मतलब फेमस हो चुकी है, ये सारी हरकतों के लिए। तो फिर अब तो जब भारत भी बोलेगा वोकली होके, तो अब हम कोई जैसे-तैसे देश नहीं है। हम ब्रिक्स के मेंबर्स हैं और ब्रिक्स के मेंबर्स जहाँ कहीं भी कोई भी इंटरनेशनल बॉडीज़ में होंगे, ऑटोमैटिक हमारा वज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा और कोई भी बॉडीज़ में आप जाओगे तो, राइट? सबसे बड़ा बेनिफिट ब्रिक्स जॉइन करने का ये है कि आप बाकी सारी बॉडीज़ में आपका वैल्यू ऑटोमैटिक बढ़ जाएगा। दूसरा 100 प्लस नेशंस का ग्लोबल साउथ का लीडरशिप आप कर रहे हो। तो अब आप जो भी बोलोगे उसका रिपल इफेक्ट आता है। तो दैट इज़ व्हाई ये सिग्नलिंग बहुत ज़रूरी था पब्लिक में जो डाला। करण छेड़ा जी धन्यवाद। मस्क कैपिटल हिल विजिट concluded but didn't find any relevant outcome from it. If you have received some news regarding the same, please do share. Nothing important is put out. अभी तक कुछ important उन्होंने बाहर नहीं रखा है। कुछ आएगा तो विल सी। अभी तक तो नहीं डाला है उन्होंने। क्योंकि देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो गई है। पहले तो सारे कॉम्प्लिकेटेड लोगों को इकट्ठा किया इन्होंने, जो बिल्कुल नेगोशिएटिंग विंडो नहीं रखते, ऐसे हाई हेडेड हॉट हेडेड लोगों को इकट्ठा किया है टीम में। अब आप सोचो सब सब ऐसे हॉट हेडेड लोग जब इकट्ठे होते हैं अपने खुद के पर्सनल ओपिनियंस के साथ, तो मीटिंग में क्या कंक्लूजन आएगा? आप सोच के देखो, है ना? तो कुछ भी पब्लिक में रखने से पहले उनको खुद को पहले यूनानिमस होगा तो पब्लिक में कुछ जाएगा ना। पहले तो अंदर ही कुछ एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा होगा, कोई भी मीटिंग्स का। तो बड़ा ही डेंजरस टाइम है। हुँ। हरमन मनचंदा, व्हाई ऑल फोरकास्ट सी आईएनआर फॉलिंग टिल 2030? हाँ, वो तो नॉर्मल सोच रहे हैं ना। वो सोच रहे हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है, कुछ नहीं है। वो ऐसा सोच के बैठे हैं ना, ठीक है। 2025 का तो पता ही है हमको कि 90-95 की रेंज तक जा सकता है। 90 तो पॉसिबल है, राइट? So need to take decision on when to move money.
नहीं, उसमें इंतज़ार क्यों करना है? अगर 90 हुआ तो भी 5-6 रुपए का फ़र्क पड़ा। इसमें इंतज़ार करने का कोई मतलब ही नहीं है। सामने आप एप्रिसिएशन देखो कितना होगा 3 साल में। विनोद जी धन्यवाद। अंकित जी आप अपना कॉलोनियल टाइटल डॉक्टर को कब बदलेंगे? नहीं, देखें ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विनोद जी। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि समाज के जिस वर्ग के अंदर कोलोनाइज़ेशन की दिक्कत है, अगर आप उनको एड्रेस करना चाह रहे हो, तो आप ये ड्रॉप करने से पहले आपको उनको कम्युनिकेशन सही से होना है। समझे? ये क्वेश्चन मुझे बुक्स के ऊपर भी आया कि अंकित जी आपने इंग्लिश में क्यों लिखी है बुक्स? अरे भाई इंग्लिश वालों को ही ज़्यादा प्रॉब्लम है सेक्युलरिज़्म और ये सब, इसीलिए इंग्लिश में लिखी है। ओके? तो इसलिए वो डॉक्टर रहने दो। वो तब तक रहेगा जब तक डीकोलोनाइज़ेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है? ये समझाना है कि क्यों ये गलत है, कि ये कहाँ से डिराइव किया गया ये डॉक्टरेट है या प्रोफ़ेसर, ये क्रिश्चियनिटी समझाने के लिए शुरू हुआ है ये सब, कन्वर्जन के प्रोसेस में। विक्रम नागगिर जी धन्यवाद। इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन गोल्ड प्राइसेस फॉलिंग एंड स्कॉट बेसेंट अपॉइंटमेंट टू ट्रेज़री? नहीं, अभी तो स्कॉट बेसेंट और डॉजी जो पूरा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बना है, उसके भी एडवाइज़र है, मतलब एडवाइज़र के भी एडवाइज़र हैं इकोनॉमिस्ट, जो अलग व्यू रखते हैं स्कॉट बेसेंट से। तो बड़ा ही खिचड़ी चल रहा है। जब कुछ फाइनल होए तो पता चले कि क्या व्हाट दे वांट टू डू। इंटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। अच्छा कुछ लोग बड़े उछल रहे हैं, बड़े अकाउंट होल्डर्स बिट बोल रहे हैं ट्रम्प इज़ अ बिटकॉइन प्रेसिडेंट और कुछ लोग ऐसा बड़े फाइनेंस के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि बिटकॉइन पकड़ा देंगे तो सारा डेट पे हो जाएगा, ये वो आबराकाडाबरा, कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश और बोल रहे हैं कि बिटकॉइन इज़ द फ्यूचर, फेडरल रिज़र्व को बंद कर देंगे। ऐसे सारे व्यूज़ रखने वाले भी लोग हैं सपोर्टर्स, बड़े हैंडल। तो मुझे ये पहले तो इनको यही नहीं पता कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एंट्री पे अगर आप ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक एंट्री की बात कर रहे हो, आपको पता भी है पूरे वर्ल्ड का करेंसी सिस्टम आप वहां पे ले जाने की बात कर रहे हो, कल को पूरा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक ठप हो गया तो आप क्या करोगे? कल को किसी एनिमी नेशन ने आपका पूरा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंट्रीज इस पर अटैक किया, तो अगर आप ले ले जा चुके होंगे पूरी दुनिया को उस इलेक्ट्रॉनिक एंट्री वाली करेंसी सिस्टम पे और पूरा फिजिकल हटा चुके होंगे, तो पहले सोचो 10 बार इस चीजों के बारे में। अगर ऐसा ही होता तो कंप्यूटर आने के बाद पेपर और पेन होता ही क्यों? सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है, सब कुछ इंटरनेट पे है, क्लाउड पे है, तो पेपर और पेन की जरूरत ही नहीं रहती फिर तो। रखा हुआ है ना हमने पेपर और पेन भी। तो ऐसे नहीं होता है, आप कुछ भी सोच, गोल्ड एक ही ऐसा एसेट है, रियल परचेजिंग पावर करेंसी की, जिसको कोई इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़ीरो पॉलिटिकल रिस्क, ज़ीरो जियोपॉलिटिकल रिस्क, ज़ीरो डिफ़ॉल्ट रिस्क, ज़ीरो क्रेडिट रिस्क और सबसे मैसिव उसकी इन्फ्लेशन एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी। तो आप अपनी डिजिटल करेंसी को जो है, गोल्ड के कुछ फ़ॉर्मूला के साथ लिंक करके रखो तो सेफ्टी बनी रहेगी वर्ल्ड की। कल को कुछ अटैक हो गया आपकी पूरी सिस्टम्स पे, आप क्या करोगे? ये बस हवा में बोलते रहते हैं वेस्ट वाले, उनको कुछ समझ ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं वो। मेरे तो समझ के बाहर है ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। इंटेल क्रिप्टो जी विल हसीना बी बैक इन ऑफिस आफ्टर ट्रम्प? वेल डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूं कि आने से क्या आएगा उससे ज्यादा कंफर्म ये है कि पूरा गर्त में जाएगा पहले, पूरा वो डुबोने वाला है पहले बांग्लादेश को, ये तो तय है। पर ये हो सकता है कि भाई हसीना जी ना भी जाएं क्योंकि एक एज हो चुकी है पहले तो, दूसरा उनका सन रेडी है आवामी लीग को लीड करने के लिए। तो पहले लेट द कोलैप्स हैपन, फिर पता चलेगा कि कौन लीडर होगा। अभी तो मैंने जो स्टार्टिंग में प्रेडिक्शन डाला है, जिस दिन हुआ था उसी दिन, कि कैसे भी करके वो खालिदा जिया या उसके जो भी आगे के लीडर हैं, कैसे भी करके उनको कुछ बनाएंगे।
क्योंकि वरना तो सारा ब्लेम वो अंकल चिप्स के ऊपर आ जाएगा। तो उसी दिन मैंने बता दिया था कि ये लेके आएँगे, खालिदा ज़िया या उसके नेक्स्ट वाला जो भी लीडर है उसको, कुछ ना कुछ रोल में लेके आएँगे ज़रूर, इलेक्शन करके या बिना इलेक्शन के या जैसे भी। आकाश रॉय जी धन्यवाद। बीजेपी एंटर्ड आसाम एंड स्टॉप्ड टेम्पल रिनोवेशन। हाँ, फिर वो बाद में शुरू हो गया था उनको अ, ठोक पिटाई समझा देने के बाद, है ना? हुँ, ठीक है। विभव जी धन्यवाद। सर इफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी डीडॉलराइज्ड देन व्हाई इज़ रूपी फॉलिंग? रूपी तो फॉल होना है। अभी तो 1995 तक जा सकता है। ये पहले ही दे दिया है मैंने प्रेडिक्शन 2 साल पहले का है। क्योंकि डॉलर जो है इट विल डाई हाई, इट विल नॉट डाई लो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है? तो अभी तो और जाएगा। ये कैसे कंट्रोल हो रखा है वही एक मिस्ट्री है। वरना 1995 तो हो जाना चाहिए। आई डोंट नो क्या चल रहा है, कुछ तो मिस्ट्री है। वरना 80, 84, 85 इतने टाइम से कैसे टिका हुआ है दैट इज़ अ क्वेश्चन। लेट्स सी। ऋषिकेश जी धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड करंट प्रॉफिट। मैंने देखो ये स्पेसिफिक मैं ये सब नहीं बता सकता स्पेसिफिक चीजें स्क्रीन पे। वैसे भी मैंने ये वाला स्टडी भी नहीं किया है। शुड आई सेल इट नाउ एंड बाय इट? बाय तो आपको क्राइसिस में ही करना है, वो तो कॉमन सेंस है। बेचना है कि नहीं बेचना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपकी क्या रिस्क की स्ट्रेटेजी है, आपको कितने टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, वो तो आपका डिसीजन है। वो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप क्या सोच रहे हो? आप शॉर्ट टर्म करते हो, लॉन्ग टर्म करते हो, क्या करते हो? रुचित फड़के जी धन्यवाद। जयशंकर की फट गई डॉलर पे कांट हार्म डॉलर। रुचित जी आप नहीं समझे हो, हम ऑलरेडी डी डॉलराइज हो चुके हैं। हम तो मल्टी करेंसी बास्केट ही ऑपरेट कर रहे हैं। हम दूसरी कंट्रीज जो डॉलर में ट्रेड करती है, डॉलर को ही रिजर्व में बना के रखी है, उनको बोल रहे थे डी डॉलराइज करने। हम तो ऑलरेडी हो चुके हैं डी डॉलराइज। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर्स में नहीं है टोटल, वो मल्टी करेंसी बास्केट में है। और वो वैसे भी अगर नहीं भी होता तो भी वो अकेले अपने आप पे क्यों ब्लेम लेंगे? वो करेंगे भी नहीं ना ऐसा। सुस्मित और डिप्लोमेट ने सच बोलना भी नहीं होता है। डिप्लोमेट ने ऐसा ही बोलना रहता है जो नेशनल इंटरेस्ट में स्मूथ लगे सामने वाले को सुनने में। सुस्मित अंतर जी धन्यवाद। बेस्ट टाइम टू बाय एग्रीकल्चर लैंड जितना जल्दी हो सके, इसमें लेट का कुछ है ही नहीं करने को। श्री हर्षा जी धन्यवाद। कैन ईरान यूज न्यूक्लियर ऑन इजराइल और एनीबॉडी? आई डोंट थिंक सो। वे नो। सोहम जी धन्यवाद। सर कॉलेजेस faced placement issues this year apart from top 7 with the global reset do you see education becoming skill based? हाँ, skill based करना ही पड़ेगा। Is an MBA in India feasible in 20 MBA कोर्स के अंदर उनको स्किल बेस्ड चीजें करनी पड़ेंगी, कंटेंट में और असेसमेंट में लाके। समझे? ऑलराइट। कहना था कुछ जी धन्यवाद। सर इन्वेस्टेड इन इंडियन गोल्ड ईटीएफ विल इट बी गुड? सेफ है, लेकिन मैं तो फिजिकल प्रेफर करवाता हूँ। राइट, इट्स गुड। ईटीएफ यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। ओशो जी धन्यवाद। घर वापसी ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेन? वो तो बहुत दूर है। पहला प्रायोरिटी डी रेडिकलाइजेशन है सबके लिए। नूपुर कोहली जी धन्यवाद। ग्रेटफुल फॉर योर वर्क। जी, थैंक यू। सक्सेना जी धन्यवाद। DS Sanatan promote appeasement. Sikh appeasement led to big ego. Khalistan entitlement is exploited for conversion. Jat protests are funded by West. हाँ, वो सब तो ठीक है। डीप स्टेट भी सनातन को प्रमोट करेगा, लेकिन अभी अभी एटलीस्ट 1.5-2 साल अभी ऐसे चलेगा। Sir, there was an opportunity to get skills of electrician AC repair for 3 months free course. क्या मुझे करना चाहिए था और इसका फ्यूचर सही है क्या? इलेक्ट्रिशियन एंड एसी रिपेयर अगर आप वेस्ट में हो तो बहुत ही सही है। अगर आप यहाँ पे हो तो
क्योंकि आपके पास फ्री टाइम है और आप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? भारत जी धन्यवाद। इज़राइल, यूएस वर फंडिंग अल-कायदा टू टॉपल असद। वो तो सब कुछ करते हैं, हर जगह फंडिंग करते हैं, जहाँ भी इंटरेस्ट उनको लगता है। नितिन जी धन्यवाद। हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ ब्रिटिश एंड यूएस एनर्जी कंपनीज पोस्ट रीसेट? पोस्ट रीसेट, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल एस्केवेट करके मार्केट में डाला तो ऑयल नीचे जा सकता है पोस्ट रीसेट। डिपेंड करता है कि अमेरिका कितना मार्केट में लेके आता है अपना स्टॉक, ठीक है? पार्था जी धन्यवाद। शुड कंसिडर डिसेबलिंग रिप्लाई ऑप्शन ऑन सुपर चैट। 2-3 वीडियो का देख लिया। दे थिंक दे आर अंकित शाह एंड बिना सुपर चैट गिविंग अस ज्ञान। प्लीज कंसिडर डिसेबलिंग रिप्लाई ऑप्शन ऑन सुपर चैट। अच्छा। सब अंकित शाह है, ठीक है, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म, सक्सेना जी धन्यवाद। इट सीम्स losing Canada for US is not equal to losing Bangladesh for Bharat. That is only for शेख हसीना एंड ट्रूडो, वो केस के लिए। बाकी यूएस कनाडा को लूज करना इन द सेंस उसके रिसोर्सेज पर तो पूरा कब्जा करेगा। ये ऑलरेडी प्रेडिक्शन मैंने 1.5-2 साल पहले दे रखा है कि क्योंकि उसकी ग्लोबल माइट कम होने वाली है तो पार्टनर्स जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो स्क्रू होने वाली है। तो कनाडा के सारे बहुत सारे रिसोर्सेज पर कब्जा होने वाला है और मैक्सिको, दोनों परेशान होने वाले हैं और साउथ अमेरिकन की कंट्रीज भी, ठीक है? तो दैट वाज ओनली फॉर शेख हसीना एंड ट्रूडो, जो मैं बता रहा था लूज वाला। द डीएस गेम इज बिगर वायलेंट डार्कर फॉर इंडिया। ठीक है, हमारे पास भी हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, ऐसा नहीं है, हम भी करेंगे फाइट। 12 para कमांडोज जी धन्यवाद। पाकिस्तानी एलिमेंट्स इन एचटीएस कार्डर, डू यू थिंक after weapons from Afghanistan, such elements might be used by Pakistanis to infiltrate? नहीं, अब no, I don't think so. Mhm. प्रतीक जी धन्यवाद। Will there be any strict public property protection act in future? Because peaceful foreign funded entities go on protest like this every picnic every month, damage public infrastructure. I think उत्तर प्रदेश में तो ये हो चुका है कि अगर आप कुछ भी डैमेज करते हो तो पूरा कंपनसेशन आपसे लिया जाएगा। एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में ये आ चुका है। इवेंचुअली हर एक स्टेट में आ जाएगा। तो किसी का आप हार्म करोगे तो फिर आप डैमेज को भरपाई करो, सादा सी बात है। लेट मी सी, और कोई क्वेश्चंस कितने हैं? और भी है। ऋषिकेश जी, यहाँ भी खुदेगा वहां भी खुदेगा। टेम्पल माउंट कब? काफी दूर है ऋषिकेश जी, पहले टेम्पल माउंट इजराइल के पास तो आने दो। इन्फिनिटी किड्स जी धन्यवाद। कुछ गोल्ड कॉइन खरीदे हैं 2023 में, कितने हाई प्राइस में बेचकर फिर दोबारा ले सकते हैं और किस ईयर मंथ में? 2023 में लिया है तो 2025 में पीक आएगा, ठीक है? तो अगर 85-90 के बीच जाता है और आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है? फिर डिपेंड करता है कि भाई आपका क्या है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कैसा रिस्क का एपेटाइट कैसा है। मीर जी धन्यवाद। सर लास्ट ईयर बीएससी कैम कंप्लीट बट 1 year गैप, wrong DOB. I want to do MBA but did not do well in CAT and will certainly not do well in कोई कॉलेज लो। आचल समझ नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन, बट लास्ट ईयर में हो, हाँ तो टीम बनाओ फ्रेंड्स की और कुछ बिजनेस ट्राई कर लो, राइट? मार्केट स्टडी करो, बिजनेस ट्राई करो कुछ। मुकुल जी धन्यवाद। मोहम्मद यूनुस has reversed all the India favoring decisions. Not all, but many.
Bangladesh has rejected to share internet to northeast of India, while India is allowing Bangladesh to share power from Nepal. हाँ, so you want more actions to come? Actions आएंगी, पर उसी में आएंगी ऐसी जरूरी नहीं, अलग-अलग चीजों में एक्शंस आ सकती है, ठीक है? सप्लाईज में आ सकती है, उनका टेक्सटाइल बिजनेस भारत शिफ्ट करने में स्पेशली उत्तर प्रदेश, वो सब चल रहा है प्रोसेस। सो लेट दैट प्रोसेस हैपन। When will craze for cricket disappear? We care about it too much. Still, we are second best team. क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा हाइप दिया गया है, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अम, देखिए, हाइप उसी चीज का होता है जहां पेमेंट होती है। तो बहुत ज्यादा अच्छी पेमेंट इनको मिलती है, चाहे आईपीएल हो या अम, क्योंकि कस्टमर्स जितने ज़्यादा होंगे वैसा फिर उसका मार्केट बनता है, फाइनेंशियल सेंस बनता है। तो जब तक दूसरे स्पोर्ट्स का फाइनेंशियल सेंस नहीं बनेगा, तब तक उसको उतना इम्पोर्टेंस या हाइप नहीं मिलेगा। तो वी शुड स्टार्ट थिंकिंग, इनफैक्ट थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है कबड्डी एंड ऑल दैट, ओके? तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा हो गया कि साइड पे रख दिया बाकी सारा गेम्स, बट कुछ-कुछ गेम्स में अब इम्प्रूवमेंट है। पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फंडिंग भी हो रही है। ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम लगेगा। हरिंदर सिंह जी धन्यवाद यूट्यूब मेंबर बनने के लिए। ठीक है। पार्था जी धन्यवाद। सम इन चैट वांटिंग यू एंड पेपे राउंड 2, बट आई एम थिंकिंग इफ रॉन्ग एनालिसिस स्टॉप्स वी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ yet another source of comedy. बॉडी बिल्डिंग जी धन्यवाद। Why do we need democracy when it is clear has been protecting and electing leaders that are anti-national? Why can't we have one Hindu party who rules as per Hinduism? देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब इलेक्शन नहीं होता, दोनों अलग चीज हैं। आप बोल रहे हो इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हो। सो इलेक्शन प्रोसेस में ऐसा है कि अभी तो हमारे पास एक ही पार्टी है। हिंदू पार्टी, आप सही बोल रहे हो, एक ही है, पर आप बोल रहे हो एक ही होनी चाहिए। आई थिंक वन नेशन वन इलेक्शन का 2 राउंड हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक मल्टीपल पार्टीज वाला स्ट्रक्चर कम होना शुरू हो जाएगा और धीरे-धीरे हम 2 पार्टीज की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के 2 राउंड हो जाएंगे, उसके बाद ये आउटपुट मिलेगा हमें। उसी डायरेक्शन में जा रहा है धीरे-धीरे, बट इट विल टेक टाइम। ठीक है। हुँ, 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 हुँ। सुस्मित जी धन्यवाद। फ्यूचर एस्पेक्ट फॉर सीए जॉब प्रैक्टिस एनी अदर आइडिया? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा कोर्स है, क्योंकि मैंने किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसमें आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है बहुत सारे डोमेन्स के लिए। चाहे टैक्सेशन हो, चाहे लॉ हो, राइट? चाहे फाइनेंस हो, चाहे आईटी हो। आईटी में भी अब तो उतना एक्सपोज़र मिलता है सीए के कोर्स के टाइम, स्पेशली ऑडिट पर्सपेक्टिव से या अश्योरेंस पर्सपेक्टिव से। तो ये समझना है कि डोमेन्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन अल्टीमेटली तो बात यही है कि आप उस कोर्स को कंप्लीट करके फिर आप क्या निकाल पाते हो उसमें से, ठीक? तो मल्टीपल चीज़ों में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो देश को सीए होने के बाद, बट डिपेंड्स ऑन यू। जैसे आपने ऑप्शन डाला है, अगर प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने वाला सीए तो जब उसका ट्रेनिंग चल रहा होता है तब से ही एंटरप्राइजिंग उसकी क्वालिटीज़ दिखती है। वो शुरू कर देता है क्लाइंट को एडवाइजरी करना, ये सब। जब उसका ट्रेनिंग चल रहा होता है तभी उसके हाव-भाव, नाक नक्शे दिखते हैं कि लक्षण है इसके खुद का कुछ स्टार्ट करने के। जॉब वाला साफ दिखाई देता है वो कुछ कर ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको पता ही है कि उसको किसी की पड़ी हुई नहीं है, तो उसने फिर और कुछ करना भी नहीं है, सीधा इंटरव्यू ही देना है, ठीक है? तो ओवरऑल ऐसा ही होता है, सारे जॉब वाले बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल होते हैं जब तक सारी एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो जाती। जबकि एंटरप्राइजिंग पर्सन पहले से ही रिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो जाता है, अपनी फैमिली के प्रति, अपने वर्क के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, राइट? इसीलिए मैं एंटरप्राइजिंग को हमेशा फ़ोकस बना के चलता हूँ और उसी का सजेशन भी देता हूँ। मुकुल शुक्ला जी, जयशंकर इन दोहा सेड इंडिया इज़ नॉट इंटू ब्रिक्स करेंसी। हाँ, समझा दिया इसको मैंने कितनी बार
कि कोई ब्रिक्स करेंसी बनाओगे तो भी मंथ एंड या क्वार्टर एंड मल्टीपल करेंसीज में ही सेटल होना है। और फिर ब्रिक्स करेंसी का आइडिया तब था जब 5 कोर मेंबर्स 2022 में थे कि भाई इन 5 की करेंसी बना के क्लब करके एक ब्रिक्स करेंसी लॉन्च की जा सकती है। लेकिन जब इतनी सारी कंट्रीज डी डॉलराइज करना चाह रही है, तो आप 5 करेंसी को क्लब करके एक कैसे इश्यू कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है ना। अब 13 न्यू पार्टनर कंट्रीज आई और 5 नए कोर मेंबर्स ज्वाइन किए ब्रिक्स प्लस एक्सपांडेड वाले में। और कितनी करेंसीज ऐड होंगी नेक्स्ट 2020-25 में और नए पार्टनर्स ज्वाइन करेंगे। तो अब तो ये डेमोक्रेटिक बास्केट बन गया मल्टी करेंसी का। तो इसमें कोई भी ऐड होगा, कोई एग्जिट भी कर सकता है शायद। तो इसको डेमोक्रेटिक बास्केट बना रहे हैं। तो अब 5 करेंसी का फिक्स करके एक करेंसी लॉन्च नहीं होगी। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं जयशंकर जी के कोई ब्रिक्स करेंसी नहीं आ रही है अभी। अभी तो बिल्कुल कोई नहीं दिख रहा है सिग्नल। एंड नॉट इन फेवर ऑफ डी डॉलराइजेशन। तो हम तो ऑलरेडी डी डॉलराइज हो चुके हैं, तो हम मतलब व्हाई इंडिया शुड बी ब्लेम्ड? हमारे तो ऑलरेडी मल्टी करेंसी बास्केट में है। वेदर दिस विल इम्पैक्ट डी डॉलर, नहीं क्यों इम्पैक्ट होगा? हमें क्या लेना देना? हमने देखिए हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। जो कंट्रीज डॉलर एक्सेप्ट नहीं कर रही उनके साथ ट्रेड हम करेंगे लोकल करेंसीज में, विच इज डी डॉलराइजेशन। और जो करेंसीज डॉलर को एक्सेप्ट कर रही है उनके साथ डॉलर में ट्रेड करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? भारत का स्टैंड पहले से बहुत ही क्लियर है। यही स्टैंड है। इसमें कभी कोई चेंज नहीं आने वाला। अच्छा, दूसरा ये भी समझ लो कि ब्रिक्स प्लस नेशंस ने कभी भी ये नहीं बोला है कि हमको अमेरिका के साथ डॉलर में ट्रेड नहीं करना है। ब्रिक्स प्लस के नेशंस ये बोल रहे हैं कि मैं मेरे बाजू वाले के साथ जो ट्रेड कर रहा हूं उसमें तुमको क्यों बीच में आना है। वो ये बोल रहे हैं। तो यूएस डॉलर, कोई ये नहीं बोल रहा कि यूएस के साथ यूएस डॉलर में नहीं ट्रेड करना है। ऐसा किसी का स्टैंड नहीं है। ठीक है, चाइना का भी नहीं है, किसी का नहीं है। तो ये सारा फेक न्यूज़ चलते रहता है और वो फेक न्यूज़ को फिर घुमाते रहते हैं सारे एक्सपर्ट्स बेवजह। डी-डॉलराइजेशन का मीनिंग समझो पहले। डी-डॉलराइजेशन का मतलब है कि बहुत सारा इंटरनेशनल ट्रेड जो अपने इर्द-गिर्द के नेशन या रीजनल पार्टनर्स, इकोनॉमिक पार्टनर्स के साथ जो आप ट्रेड कर रहे हो, उसमें डॉलर को बीच में क्यों आना है? दैट इज़ डी-डॉलराइजेशन। ठीक है? तो अमेरिका को जो पेमेंट होगी वो तो हम डॉलर में करेंगे। उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चाइना भी करने को तैयार है, रशिया भी करने को तैयार है, साउथ अफ्रीका भी करने को तैयार है, ब्राजील भी करने को तैयार है। उससे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं किसी को। सुषुम्न जी धन्यवाद। व्हेन यूएस चाइना डीकपलिंग विल चाइना डंप इन इंडिया? डंप करना यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। चाइनीज गुड्स बढ़ने वाले हैं, हाँ। ज्यादा कैपिटल गुड्स होंगे, रिटेल कम होंगे, वो छोटे वाले। डीकपलिंग तय है यूएस और चाइना का, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। कॉल ऑफ वुकोंग जी धन्यवाद। व्हेन इज द बांग्लादेश इशू सॉल्व? काफी टाइम लगेगा। इज इट अनदर सीरिया गोइंग टू बी ओपन? नहीं, सीरिया तो पूरा अलग ही है। ये लोग तो कार्टून लोग हैं बांग्लादेश वाले। इनको इनका कुछ भी नहीं है, इनका तो खाली न्यूजेंस है। श्रीनिवासन जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। पांडाव भारत जी धन्यवाद। डू यू थिंक मोदी जी हैड मेट गुमनामी बाबा बिफोर ही डाइड इन 1985? आई एम नॉट श्योर। आई डोंट थिंक सो। लेकिन प्रधानमंत्री जी काफी इंस्पायर्ड हैं सुभाष बोस से, ये तो है। ठीक है। कॉल ऑफ वुकोंग जी धन्यवाद। वांटेड टू नो व्हेन इज बांग्लादेश इशू बी सॉल्व्ड? ये हो गया ना, वी डिस्कस दिस। पिंक सॉस जी, लॉट ऑफ एआई हाइप इज रियल और फैब्रिकेटेड? मीडिया हेडलाइंस फैब्रिकेटेड। एआई का उपयोग बढ़ा है, हाँ बढ़ा है। कुछ जॉब भी गए हैं, हाँ गए हैं। आगे एआई और इवॉल्व होगा, हाँ। आगे और जॉब्स खाएगा, हाँ। जितना हाइप किया है गया है उससे कितना ग्राउंड पे है? 10%। अब क्या हो गया है कि कुछ भी होता है तो उसको एआई बोल दिया जाता है, फैशन हो गया है।
तो जो ऑटोमेशन पहले भी हुआ करता था, तो अब उसको भी एआई बोलने लग गए हैं लोग। तो ये दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ मीडिया मार्केटिंग। एक्चुअल में ग्राउंड पे 10% है, जितना मीडिया में दिखाया जा रहा है उससे 10% ग्राउंड पे है, पर आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि वो इवॉल्व हो रहा है। सुमित जी धन्यवाद। आई एम 45 इन्वेस्टिंग इन एसआईपी लास्ट 7 years, getting 17.5. Should I continue for next 15 years to get same return or switch to other option? देखिए 7 साल का अगर इकट्ठा हुआ है आपको तो प्रॉफिट बुकिंग करना है तो आप इस साल नेक्स्ट ईयर कर सकते हो और फिर जब डिप्स आएंगी तब बाय कर सकते हो वापस। आई वुड सजेस्ट दैट, है ना, अगर कोई और एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है तो। श्री हर्षा जी, व्हाई अमित शाह इज बीइंग विलेनाइज्ड बाय राइट विंग पीपल? क्योंकि उनको पता है ये एक चाइनीज सेइंग है कि अगर आपको हॉर्स राइडर को मारना है तो उसके हॉर्स को मार दो। तो प्रधानमंत्री जी जो हैं उनका स्ट्रेंथ का एक बड़ा पोर्शन अमित शाह जी हैं, जो लोगों को समझ आ गया है। तो ऑपोजिशन वाले, तो जो लोग समझ गए हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी को तो टारगेट कर करके थक गए, कुछ आउटकम नहीं आ रहा है, वो लोग अब अमित शाह जी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारी स्ट्रेंथ मोदी जी की ये पार्टनरशिप से आती है, इसलिए उनको किया जा रहा है। राइट वाले क्यों कर रहे हैं भाई? वो राइट वाले नहीं होंगे। आकाश जी धन्यवाद। लेडी बीएसएफ गार्डिंग एलओसी एंड यू गिविंग लेक्चर ऑन वोक। हम्म रिविजिट किया जाना चाहिए अगर ऐसा है तो। एटलीस्ट कॉम्बैट पोजीशंस में तो वो नहीं होनी चाहिए विमेन। इंटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। गेट्स गिफ्टेड ब्रेस्ट कैंसर टू इंडिया। गेट्स वाला ये सब हरकतें चलता रहता है, मैंने देखे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल में, पूरा थ्रेड है इसके ऊपर। आई एग्री। तरुण जी धन्यवाद। लास्ट लाइव यू सेड एक्सपोर्टिंग नेशंस करेंसी गेट्स वीकेंड, then why China's currency strengthened when it becomes a global factory and becomes a global नहीं, यूएस डॉलर के सामने तो कम ही है, वेस्टर्न करेंसीज के सामने युआन कम है। हाँ, एक्सपोर्टर जो होगा उसका करेंसी नीचे ही होगा, राइट। सी अश्विनी मेहरा जी धन्यवाद यूट्यूब मेंबर बनने के लिए। धीरज शेट्टी जी प्रणाम। अंकित जी, सिग्निफिकेंस जॉर्ज जेकोब कुकावर्ड created cardinal of the Holy Roman Catholic Church by Pope Francis and Rajiv Chandrasekhar ji's presence। किसी को कार्डिनल बनाया गया और उसमें एक्स मिनिस्टर हमारे प्रेजेंट थे, ठीक है, नो बिग डील, उसमें कौन सी बड़ी बात। नजर तो होनी चाहिए कि क्या चल रहा है। सुस्मित जी धन्यवाद। विच ईयर डिकेड वी कैन सी इंडियन डीप स्टेट बेस्ड ऑन धर्म? 2040 के बाद। इंडियन डीप स्टेट तो फिर भी नहीं उसको बोल पाएंगे, बट समथिंग इंडिया इन्फ्लुएंस्ड ग्लोबल मार्केट फोर्सेस बोल सकते हैं। धीरज शेट्टी जी धन्यवाद। इम्पैक्ट ऑफ सीरिया क्राइसिस ऑन इंडियन स्टॉक्स। इंडियन स्टॉक्स माइनर, वेरी माइनर। हाउ कैन यूके कॉल अस थर्ड वर्ल्ड व्हेन देयर सिटीज आर सो बैड? बर्मिंघम, कार्डिफ, मैनचेस्टर सब खराब हो चुके हैं आफ्टर पाउंड कोलैप्सेस बैक टू ओल्ड डेज। हाँ, बहुत खराब हालत है। यूके कनाडा दोनों इकोनॉमी बर्बाद हो रखी है, सारा सिस्टम खराब हो चुका है। श्रेय पटेल जी धन्यवाद। प्रोडक्ट्स कैन एक्सपोर्टेड इन गल्फ इनटू योर इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, आपको गल्फ का मार्केट पहले स्टडी करना चाहिए कि क्या टॉप 10 चीजें वो इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसमें से आप क्या गैप फिल इन कर सकते हो आप देखो। ज्योतिश्वर जी, सीरिया का पतन को आप डी रेडिकलाइजेशन की दिशा में प्रगति बताएं, लेकिन जिन लोगों ने वहां सत्ता में कब्जा किया है ये पक्के जिहादी हैं। इससे क्या समस्या नहीं आएंगी? समस्या जो भी आएंगी वो इजराइल हल करेगा अपने तरीके से, ठीक है। क्या जिहादियों का इस्तेमाल हुआ ये सॉल्यूशन में? हाँ। विजया जी धन्यवाद। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्वीडन एंड एनआरआईस? स्वीडन में बहुत रेडिकलिज्म है, तो वही जो क्रूसेड्स वाला दिक्कत यूरोप में आने वाला है, वेस्टर्न यूरोप में, स्वीडन के लिए भी हो सकता है।
इंटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। इफ वी लूज बांग्लादेश एज एनिमी व्हाट अबाउट कनाडा टू यूएस? कनाडा में भी ट्रूडो तो जाएगा, तो वो जो सारा वोकिज्म, एलजीबीटीक्यू, फेमिनिज्म, ये सब नहीं चलेगा। नया वाला जो आएगा वो ये सब नहीं होने देगा। लेकिन इतना है कि कब्जा तो फिर भी रिसोर्सेस पे इनका ही होगा। ठीक है। यू आर हंटिंग अथवा कैरिंगटन इवेंट। अच्छा। हम्म। साकेत जी धन्यवाद। विवेक कॉल्ड मस्क अ सीसीपी एजेंट, विल दिस टू क्लैश? ये पुराना क्लिप है जिसमें विवेक रामास्वामी ने इलॉन मस्क को टारगेट करके उसको चाइनीज एजेंट कुछ शब्द भी गलत इस्तेमाल किया है। अब वो एक दूसरे के लिए ऐसा तब तक नहीं बोलेंगे जब तक सब स्मूथ चल रहा है। विल दिस टू क्लैश? ऑब्वियसली। ये पूछो क्लैश करके पब्लिक में आएगा या नहीं। क्लैश तो क्लैश ही होना है क्योंकि सारे हॉट हेडेड टीम में ज्वाइन कर चुके हैं। क्लैश तो होना ही है। पब्लिक में आएगा कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। आकाश जी धन्यवाद। इकोनॉमिक फेक है तो मिलिट्री एक्शन क्यों नहीं ले रहे? नहीं, इकोनॉमिक्स को मिलिट्री एक्शन के साथ कनेक्शन नहीं है। मिलिट्री एक्शन को कनेक्शन इस चीज के साथ है कि बंगाल स्टेट में जिहादी कैसे रिएक्ट करेंगे आम हिंदू के परिप्रेक्ष्य में। ये है मैटर। और क्योंकि भारत की सरकार ने एटलीस्ट पिछले 10 साल का तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कोलैप्स नहीं करा अभी तक तो। सो लेट्स सी कि कैसे मैनेज कर रहे हैं। आकाश जी धन्यवाद। ठोक के समझाया लॉल, बीएसएफ हेड ने क्या कहा सुनिए। बोलना ऐसे ही होता है आकाश जी। बोलने को कभी आप ये एक बात समझो, जब ऑफिशियल गवर्नमेंट पोजीशन में होते हैं तो जयशंकर जी भी थोड़ी बोलेंगे कि मैं डीडॉलराइजेशन कर रहा हूँ। ऐसे बोलना नहीं होता है। बोलना ऐसे ही होता है कि आई डोंट वांट। आरएस जी धन्यवाद। माय 3 years सेविंग इन टेस्ला स्टॉक्स, सेल और होल्ड? टेस्ला में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब तक इलॉन मस्क गवर्नमेंट में है तब तक टेस्ला में नहीं आनी चाहिए। बट वो ऑब्वियसली जो क्राइसिस आएगा उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा टेस्ला पे भी। शॉर्ट टर्म। धीरज शेट्टी जी धन्यवाद। थैंक्स फॉर कमिंग लाइव ऑन अ संडे, शेयरिंग योर अपार विजडम एंड आल्सो एड्रेसिंग पीपल, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। धन्यवाद जी। एक्चुअली थोड़ा ट्रैवल होने वाला है कमिंग वीक में, तो फ्राइडे वाला पता नहीं है फ्राइडे लाइव होगा या नहीं होगा। सो आई थॉट आज इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी है तो आई थॉट शेयर कर लेते हैं। किंग ऑफ लोटस जी धन्यवाद। व्हाट विल हैपन टू डायमंड गोल्ड एसआईएल एसआईपी क्या? डायमंड गोल्ड सिल आफ्टर रीसेट सेल? कोई प्रॉब्लम नहीं सेलिंग में क्यों प्रॉब्लम होने लगी? हम्म। चौधरी जी धन्यवाद। डू यू थिंक एआई बबल विल बर्स्ट? वैल्यूएशन बबल फ्रॉम द स्टॉक्स, एआई स्टॉक्स विल बर्स्ट। करेक्ट। दीपिका जी धन्यवाद। एवरी सोसाइटीज इन बैंगलोर आर सेलिब्रेटिंग एंड फंडिंग फॉर पार्टी ऑफ हेलोविन एंड क्रिसमस। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा वो प्रजा वहीं पे रहती है टीयर 1 सिटीज में। इन फुल स्विंग एंड हार्डली डिड दे फंड मंदिर्स। बिल्कुल सही बात है। जो वोकिस ज्यादा है उनको अच्छे से उनका दिमाग का ब्रेन वॉश हो चुका है, स्पेशली टीयर 1 सिटीज में, और जिनको डॉलर में पेमेंट्स होती है उस लेवल की, वो तो कुछ ज्यादा ही वोक हो चुके हैं। बिल्कुल बात सही है। हर्ष हिंगू जी धन्यवाद। सिल्वर प्राइस राइज इक्वल टू लॉन्ग टर्म। गोल्ड के पीछे सिल्वर ट्रेल करता ही है, तो गोल्ड बढ़ेगा तो सिल्वर भी बढ़ना ही है। गोल्ड 20 lakhs by 2040? टू अर्ली टू प्रेडिक्ट फॉर 2040। लेट्स सी अभी क्या होता है 2030 तक। पुनीत जी धन्यवाद। फ्यूचर ऑफ इंडियन एमएनसी विथ इंडियन क्लाइंट्स? इंडियन एमएनसी विथ इंडियन क्लाइंट्स नो प्रॉब्लम, बूम होगा उसमें। चौधरी जी धन्यवाद। डू यू थिंक इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग for-profit R&D companies after de-dollarization in the core sectors? Do you think any possibility of establishing for-profit R&D companies? Uh, Possibility बढ़ेगी, it will increase.
सुमित जी धन्यवाद। हेट राइजिंग अगेंस्ट इंडियंस इन द वर्ल्ड, सम फॉल्ट अवर टू। क्या फॉल्ट है? हमने बोलना शुरू किया अपने बारे में, ये फॉल्ट है? मतलब हम और भी गुलामी करें? हाँ, इतने सालों से तो कर ही रहे हैं और हम सुने। उनके मॉरल साइंस के लेक्चर सुने हम। ये नहीं होने वाला है, राइट? जब जयशंकर जी खुल के बोल रहे हैं तो फिर हमने क्या, हमने हमने कोई सरकारी पोजीशन पे है क्या? हम उनकी गालियाँ सुनेंगे उनके एक्सपर्ट्स की? उनके ठिकाने नहीं है और हमें एडवाइस किए जा रहे हैं वहाँ से, मॉरल साइंस के लेक्चर। पवन महाजन जी, राम मंदिर इज इशू, ओके विद ट्रम्प एट नॉटर डेम। हाँ, यही तो है ना सेक्युलरिज्म। ये कम्युनल है, राम मंदिर इज कम्युनल, चर्च इज सेक्युलर। ये दिमाग में है ना ये कीड़ा, सेक्युलरिज्म वाला। लेट्स गो फॉर, आई थिंक most questions are covered, I guess so. Let me check, कुछ रह गया हो तो नहीं है। दैट्स ऑल आई थिंक। नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल है, वो फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल, जो बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। और हर एक मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए आपकी ओर से, ठीक है? वरना सारे फेक न्यूज में वर्ल्ड वॉर कराते रहेंगे आपके लिविंग रूम में रोज, ठीक है ना? तो उससे बच के रहिए फेक न्यूज से। और दैट्स इट। जय हिंद, जय जिनेंद्र।